शहनवाज हुसैन को सजा मुसलमान होने की मिलती है या क्योंकि अटल जी के बड़े करीबी थे उसकी सजा आपको मिलती है? आपने कहीं कि स्टेटमेंट दिया कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। और क्या करना है सेकुलरिज्म का? अचार डालना है, उससे क्या मिल गया? मोदी जी अटल जी में ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री। फादर जो होते हैं उनकी बात अलग होती है, फादर फिगर की। जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ, लाउड स्पीकर रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? एकदम बंद होना चाहिए। क्या दिवाली में पटाखे बैन होने चाहिए? पोल्यूशन बंद होना चाहिए। क्या बिहार में वाकई में पूर्ण रूप से शराब बंद है? ब्लैक में तो ब्लैक में हर चीज मिलती है, तो क्या करेंगे? मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा पे कैसे बचेंगे? मोदी जी एंटी मुस्लिम है? गलतफहमी मत डालिए। मुसलमानों को क्या, जो बाकी नेताओं के पॉलिटिक्स चक्कर थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है बीजेपी में? क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? नहीं, मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा। राहुल गांधी में क्या बुराई लगती है? कोई बुराई नहीं, पार्लियामेंट में साथ रहे। क्या बातचीत की, कुछ क्या आपने सीखा? नहीं, ऐसे हालचाल ही पूछते तो और क्या बात करेंगे, उनसे कोई ज्ञान लेना था क्या? तो मैं आपका फैन भी हूँ, क्योंकि और मैं आपका शुभचिंतक। चढ़ा नहीं रहे कि आप थोड़े नरम सवाल पूछेंगे, इसलिए नहीं कह रहे। परसेप्शन चलता है मुसलमान की 4 बीवियां होती होंगी, एक नहीं संभलती, 4 कहाँ से लाए? गर्लफ्रेंड कितनी भी रखो, बीवी जो है वो एक ही रखनी पड़ेगी। मैंने लव किया है, जिहाद नहीं किया है, और लव तो हर दौर में रहेगा। हैप्पी मैरिज का फॉर्मूला क्या है? जब वो गुस्से में हो तो खामोश रहिए। आप चड्डा से ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, वो लोग मिला के आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। न्यूज़ बुक में ये बात को मैं कबूल करता हूँ कि बिहार के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम होने की जरूरत है। यूसीसी पर आपकी राय क्या, लागू होना चाहिए? आप ही के पार्टी से मनोज तिवारी जी सांसद जो है दिल्ली के, वो कह दिए थे कि आजकल रात को बहुत गंदी गंदी पिक्चर देखते। अब पता नहीं कब कहे, हमने तो नहीं सुना। कभी बीजेपी छोड़ने का ख्याल आया या आपको किसी ने अप्रोच किया, आरजेडी ने या जेडीयू ने या और पार्टियों ने? अच्छे लड़के लड़कियों के रिश्ते बहुत आते। मेरी पार्टी के बारे में यही है, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, हाँ, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। किस इंसान ने कमाल कहा है, और ये शेर हमने इसलिए सुनाया है क्योंकि जो मेहमान आज हमारे साथ है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लाडले थे। फिर बिहार सरकार में मंत्री बने, बिहार सरकार में खूब काम किया, मगर अब वो बीजेपी के एक पक्के कार्यकर्ता है। नाम है सैयद शहनवाज हुसैन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी शुक्रिया आपका। सबसे पहला जो हमने शेर सुनाया सर, उस शेर में एक लाइन थी कि ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। हमसे तमाम लोगों ने, जब हमने डाला कि शहनवाज जी हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जरा पूछेगा उनसे कि जो व्यक्ति अटल जी का इतना लाडला था कि मुसलमान होने के बावजूद बीजेपी में उसे सबसे कम उम्र में मंत्री बना दिया गया, यहां से लेकर यूएन तक गए, जलवा जलाल था, मोदी जी की सरकार आने के बाद थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि दूध में मक्खी की तरह, थोड़ा सा क्या गड़बड़ रहा सर? नहीं, लोगों का अपने सोचने का अंदाज है। जो आपने शेर जब पढ़ा तो मुझे ये ध्यान आ रहा था कि मैं बस में चलता था। जब लोकसभा का टिकट 98 में मिला, तब मैंने सोचा आज ऑटो ले लेता हूँ, क्योंकि बस में चलना, और वो टिकट की जो लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें मेरा ही नाम था, सेकंड लिस्ट जो आई उसमें नकवी साहब का नाम था। हम दोनों लोग लड़े थे 98 के चुनाव में जी। तो अपना फ़ोन भी नहीं था, और जिस दिन मुझे लोकसभा का टिकट मिलना था तो उमा जी ने फ़ोन किया पीपी कॉल पे। उनका उमा भारती जी का फ़ोन आ रहा है, तो उन्होंने कहा शाहनवाज तेरा टिकट हो गया है। तो मैंने कहा दीदी मैंने तो मजाक में बोला था, क्योंकि ठीक पहले एक युवा मुस्लिम सम्मेलन हुआ था। उसी दिन 4 दिसंबर 1997 को मैंने एक युवा मुस्लिम सम्मेलन किया था तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी आए, उसमें सिकंदर बख्श साहब थे और उमा भारती जी थी। तो उसमें प्रमोद महाजन जी से बड़ा उस दिन झड़प हो गया था आपका। हाँ, वो ऑफिस में मिले, उन्होंने कहा कि लोकसभा भंग होने वाली है, तुमने एक सम्मेलन रख दिया, अटल जी को भी बुला रहे हो, अडवाणी जी को भी बुला रहे हो। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में भरना पूरा दिल्ली प्रदेश लगता है तो भरता है, कहाँ से इतने मुस्लिम आएंगे? चिड़ियाखाने से आएंगे। तो
बेइज्जती होगी, कोई नहीं जाएगा, किसी को ले जाओ वहाँ। फिर मैंने उमा जी को कहा, उन्होंने कहा चिंता मत कर, अटल जी अडवाणी जी दोनों आएंगे। तो उसमें उस वक्त एक पोस्टर बना था, उस पर लिखा हुआ था युवा मुस्लिम सम्मेलन, मुख्य अतिथि उद्घाटन करता लाल कृष्ण आडवाणी, समापन करता अटल बिहारी वाजपेयी, अध्यक्षता उमा श्री भारती, युवा मुस्लिम सम्मेलन का अतिथि, विशिष्ट अतिथि सिकंदर बख्त, और नीचे लिखा हुआ था संयोजक कार्यक्रम शाहनवाज हुसैन। तो मैं पहले प्लेट वाला पोस्टर होता था, उस पर मैंने लिखने को दे दिया नाम टाइप करके, उसने लिख दिया, सबके नाम का साइज एक ही लिख दिया। तो मेरा भी नाम इतना बड़ा था। अब मैं युवा मोर्चे का छोटा सा कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय मंत्री था युवा मोर्चे का। तो मैंने सम्मेलन हुआ, 70 बसें हमें उसने दी, कृष्णपाल गुर्जर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और हमने हरियाणा से बहुत मुस्लिम बुलाए। आपको डांट नहीं पड़ी कि आपका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, वो वही बता रहा हूँ। हाँ। तो वो आया, फिर मैंने उसका नाम रखा शहीद अशफाकुल्ला खान नगर बसाया, अलग अलग मौलाना आज़ाद द्वार, ये द्वार, मैंने एक द्वार पे लिख दिया, उसको कहा कि जनरल शाहनवाज द्वार लिख दे। तो क्योंकि सहगल ढिल्लन और शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज़, तो मैंने कहा जनरल शाहनवाज, उसने क्या किया, लिखने वाले ने लिख दिया शाहनवाज द्वार। तो आए अटल जी ने कहा तुमने अपना नाम भी लिखवा दिया। अब पोस्टर लगा था, प्रमोद महाजन जी ने देख लिया, वही देख के उन्होंने कहा कि इतने नेताओं को बुला लिया। उसके बाद मेरा भाषण अच्छा हुआ। उमा जी, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, बस से आते थे, ऑफिस हम ही खोलते थे, बंद भी हम ही करते थे। कहाँ, बिहार वाला, दिल्ली वाला? अशोक रोड पे। यहाँ दिल्ली वाला। तो उमा जी जब सम्मेलन हो गया तो कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे, वो उनके रूम में मुझे बुलाया गया, किशन रेड्डी भी थे। तो उमा जी ने कहा कि भाई बड़ी तारीफ हो रही तुम्हारी, बहुत अच्छा सम्मेलन किया, 5-6 हज़ार लोग मुस्लिम आए, पहली बार इतना बड़ा मुस्लिम जमघट लगा। तो उन्होंने कहा शाहनवाज तू चुनाव लड़ेगा? अटल जी के सामने मैंने एक भाषण जब दिया तो मैंने कहा कि अशफाकुल्ला खां की तस्वीर नहीं मिलती, यहाँ दाऊद इब्राहिम जैसों की तस्वीर तो मिल जाती है, लेकिन जो मुल्क पर शहीद हुआ अशफाकुल्ला, उसकी तस्वीर नहीं। आडवाणी जी के रथ से मैं उतार कर लाया हूँ, आडवाणी जी के रथ पे लगा हुआ था अशफाकुल्ला की तस्वीर। तो हम लोग छोटे वर्कर थे, अटल जी के सामने भाषण का मौका कहाँ आता था। अटल जी जब बोल के चले जाते थे तो हम लोग उससे पहले बोलते थे या बाद में दरी चादर समेटते थे। उस दिन संचालन मेरे हाथ में था, तो मैंने मौके गनीमत का फ़ायदा उठाया और मैंने वो भाषण कर दिया। अटल जी ने उमा जी से कहा तो बहुत अच्छा बोलता है, इसको लोकसभा लड़ाओ, बड़ों की छुट्टी करेगा। उमा जी ने बुलाया, कहा शाहनवाज तू लोकसभा लड़ेगा? कहाँ से लड़ेगा? मैंने कहा दीदी मैं समझ रहा था मजाक कर रही है। हमने कहा जो सबसे मुश्किल सीट है वो दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने, मैंने कहा किशनगंज 70% मुस्लिम आबादी थी, मैंने कहा सैयद शहाबुद्दीन वहाँ से लड़ते हैं तो सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज होगा। तब शहाबुद्दीन ही बड़े नेता थे उस वक्त मुस्लिम के। तो मेरा वो, मैंने मजाक में कह दिया, मैं घर गया, मैं हौजरानी में 1 बेडरूम फ्लैट में रहता था मालवीय नगर के पास। मेरी मिसेस टीचर थी और वो वहीं सावित्री नगर में पढ़ाती थी, वो चिराग दिल्ली में। तो हमारी लव मैरिज हुई थी, तो हम लोग उस टाइम में छुप छुपा के ही रह रहे थे। 9 साल बड़ा तपस्या किया आपने। वो भी एक अलग कहानी है, पूछेंगे आगे है। तो हम गए, फिर उमा जी ने फ़ोन किया, मेरे पास तो फ़ोन मोबाइल होता नहीं था। तो एक जकरिया प्रधान साहब हैं, उनके यहाँ फ़ोन नंबर था, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला तू फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने कहा दीदी फ़ोन ही नहीं है तो उठाऊंगा क्या? तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज तेरा टिकट हो गया। मैंने कहा कहाँ का दीदी? क्योंकि उमा जी का क्या होता था, जब वो भाषण करती थी तो उसमें कैलाश विजयवर्गीस, रामाशीष राय, किशन रेड्डी, मैं, ये सब टीम में थे। तो उमा जी जहाँ भाषण कैंसिल होता था वहाँ मैं जाता था भाषण करने, और जब मैं जाता था लोग मुझे देखते थे, कहते थे पता नहीं किसको भेज दिया, और जब मैं भाषण कर लेता था तो लोग कहते थे अच्छा भेजा। तो मुझे लगा कहीं का टिकट करा दिया होगा क्योंकि वो नहीं जा रही होंगी। तो मैंने कहा तेरा टिकट हो गया किशनगंज से। मैं ताज्जुब में आया। फिर मैं चुनाव लड़ने गया, कोई सीरियस ले नहीं रहा था, मैं
28 साल का था ही, 29 साल का, 98 में। तो मैं किशनगंज लड़ने गया तो वो तस्लीमुद्दीन लड़ रहे थे वहाँ से। वो गिरिराज मंत्री थे, बड़ी खतरनाक इमेज थी। लोगों ने कहा किसको दे दिया। फिर मैं वहाँ लड़ने गया, कोई सीरियस नहीं ले, मैं खूब पतला दुबला था। तो पहले मैं वहाँ गया तो लोकल उम्मीदवार नहीं था, मैं कभी गया नहीं था वहाँ। एक नए आदमी को वहाँ से लड़ाया पार्टी ने। तो लोगों ने कहा कि भाई आप पहले लोग आए, नहीं टिकट वापस कर दीजिए, आप नहीं जीतेंगे। मैंने कहा देखो मैं लड़ूंगा तो यहीं से, मैं वापस करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो फिर मैं चुनाव लड़ने लगा, तो मैं चलने लगा तो देखे सारे नेता चल रहे हैं, तो कोई लगता ही नहीं था उम्मीदवार कौन है, मैं इतना मामूली लगता था। तो मैंने कुर्ता पैजामा 4-5 जोड़े खादी भंडार से, खादी ग्राम उद्योग है ना कनाट पैलेस में, वो बनवाए थे, हमारे दोस्तों ने बनवा दिए। और हम वहाँ, तो मैंने कहा देखो तुम सब पैंट शर्ट में आओगे, उम्मीदवार मैं लगना चाहिए, मैं कुर्ते पैजामे में रहूँगा। तो मैं गया तो लोगों ने कहा यही उम्मीदवार है। फिर नॉमिनेशन किया, मैं गाड़ी में बैठा ट्रेन में पटना के लिए। तो मेरा बॉडीगार्ड आया, फतेह बहादुर मिश्रा नाम था। कहला सर तस्लीमुद्दीन इसी में बैठा है। तो मैंने कहा क्या करें, कूद जाए गाड़ी से। तो मैं गया तस्लीमुद्दीन के सामने, तो वो लुंगी पेट पे बांधे हुए बैठे हुए थे, पान वान खाते हुए। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चचा। उनका वालेकुम सलाम। मैंने कहा मेरा नाम शाहनवाज है। बोला अच्छा आप ही शाहनवाज हैं, अभी मैं बाथरूम से आता हूँ। तो मैं ये भाषण में ये यूज़ करने लगा सही कहानी, कि जैसे मैंने तस्लीमुद्दीन को कहा कि मेरा नाम शाहनवाज है, उन्होंने कहा मैं बाथरूम से आता हूँ। तो मेरे भाषण का टॉपिक बन गया। मैं लड़ा, पहला चुनाव 6000 वोट से बेईमानी से रह गया। फिर दूसरा चुनाव लगा तो सब ताकत से लग गए, क्योंकि मैं 6000 से ही हारा था। पूरे दुनिया लग गई, कायनात मेरे पीछे लग गई। लेकिन मैं लड़ा 8648 वोट से, किशनगंज में पहली बार कमल खिलाया। और जब वो कमल खिला तो मैंने फ़ोन किया सुशील मोदी जी को। वो तब मोबाइल होता नहीं था, तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। मेरी मिसेज रेनू ने अडवाणी जी को फ़ोन किया कि देखिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। लालू कहते थे कि भाई किशनगंज बीजेपी जीत जाएगी तो हम क्या जवाब देंगे माई समीकरण का। तो सुशील मोदी को मैंने कहा कि जीत गए हैं। तो उन्होंने कहा सच में जीत गए? हम कहा हाँ। सर्टिफिकेट मिल गया? हमने कहा हाँ मिल गया। बोले अपने को सेफ कीजिए। फिर मैं एक जगह रुका, एक गोविंद बिहानी थे उनके घर में, जहाँ वो शटर होता है ना लोहे वाला, वो बंद करके फिर उस छत से दूसरे छत पे जाके तीसरे जगह रुका। ये था कि कहीं हत्या न हो जाए। और फिर मैं जीत के आया, यहाँ दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचा तो कैलाशपति मिश्रा जी मिले। उन्होंने कहा कहीं जाना नहीं, किसी नेता से मिलना नहीं। तो मैंने सोचा क्या कह रहे हैं, और मैं उनको मानता था। फिर मेरे जो दोस्त यार थे उन्होंने कहा भाई आप तो इकलौते मुस्लिम एमपी बीजेपी के जीत के आए, और 29-30 साल उम्र हो रही थी। तो वो मुझे ले गए एक टेलर के यहाँ। और वो दिल्ली के लोग होते हैं ना, हमारे जो दिल्ली वाले दोस्त होते हैं, वो जब रुतबा रहता है तो ज़्यादा जुड़ते हैं आपको। दिल्ली का मिजाज है, अगर आपको पता लग जाएगा कि आप कोई पद पे आने लगे हो, कोई इम्पोर्टेंट आदमी है, हाँ, तो नहीं भीड़ बढ़ जाती है। अब पता लगेगा इम्पोर्टेंट नहीं है तो भीड़ घट जाती है। ये दिल्ली का मिजाज है, लुटियन मिजाज। हमारे यूपी बिहार में भी हालांकि हाँ, यूपी बिहार में थोड़ा लोग रिश्ते निभाते हैं। दिल्ली में तो आप हुकूमत में आने वाले हैं, चर्चा होने वाली है। तो वो ले गए मुझे सबसे बड़े टेलर के यहाँ ले गए, दीवान साहब के यहाँ। उन्होंने कहा ये कुछ बनने वाले हैं, इनके लिए ज़रा जैकेट सिल दीजिए। उसने कहा ये उमर अब्दुल्ला की शेरवानी है और वो मंत्री बनने वाले, उनके लिए कर रहे हैं, जैकेट में तो देर होगा, शेरवानी सिल दूँ? उसने कहा ये मंत्री बनेंगे? मैंने कहा अरे ये मत कहो। तो उसने कहा मैं आपको परसों दे दूंगा, 1.5 दिन में सिल दूंगा शेरवानी। अब मेरी शादी तो लव मैरिज हुई थी, पुराने कपड़े में शादी की, तो मैंने तो कोई शेरवानी पहनी नहीं, घोड़ी पे चढ़ा नहीं, कोई ढोल बाजा बजा नहीं। तो पहले ही ओकेज़न से शेरवानी कभी पहनी नहीं थी। आप जानते हैं बिहार में कोई मुस्लिम लोग शेरवानी उरवानी उतनी नहीं पहनते, शादी उदी में पहनते हैं। तो वो शेरवानी सिल गई, आ गई हमारे घर। और मैं साउथ एक्स गया, वहाँ से जूता भी लिया, शेरवानी पे कौन सा पहना जाए। तो उस पर रिसर्च हुआ, जूता पहना, वहाँ लिया, सब सामान आ गया। और उसके बाद कोई निमंत्रण ही नहीं आया। मैंने कहा कि कल ओथ है, अभी 11 बज गए। तो मैंने फिर बिहार में हुकुमदेव यादव जी को फ़ोन किया। मैंने कहा
मुकुंदे बाबू आपको निमंत्रण आया? बोला हाँ आया है राज मंत्री का, तुमको आया क्या? हमने कहा मुझे तो नहीं आया। बोल रुक, तुझे तो आना चाहिए, तो एक ही मुस्लिम जीता है, मंत्री बनना चाहिए, मैं पूछता हूँ पीएम ऑफिस। तो उन्होंने पीएम ऑफिस फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा नहीं शाहनवाज का नाम तो है, पीएम साहब बात करना चाहते थे लेकिन फ़ोन नंबर नहीं। तो उन्होंने मेरा, जब तक मेरा नंबर लग गया था जल्दी, मैं एमपी जीत गया था, तो फिर फ़ोन आया पीएमओ से कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते थे, आपको बधाई हो, आपको भारत सरकार का मंत्री नियुक्त किया गया है। और कितना उम्र था उस टाइम आपका? 30 साल। 30 साल में आप केंद्र के मंत्री बने? राज्य मंत्री। तो आप 5 पास ले जाइए। तो उस टाइम में मेरी माता जी नहीं थी, तो पिताजी थे, तो पिताजी और मेरी मिसेस गई साथ में, हम ओथ लेने गए। और जब वहाँ पहुँचे तो क्योंकि मैं जीत के भी जब आया था तो मैं सीधे उमा भारती जी के यहाँ आया था, तो उन्होंने मुझे आरती किया, मुझे तिलक किया, गले लगाया, वो मुझे, मैं राखी बांधती मेरी बड़ी बहन, तो उनको बड़ी खुशी थी जैसे घर का बेटा जीतता है वैसा। 99 की बात कर रहा हूँ। हाँ 99 में जीत के जब आया था। और 98 में जब हार गया था तो बड़ी चिंता करती थी मुझे 1-2 डेलीगेशन में भेज दिया था श्रीलंका और कई जगह। तो मैंने कहा भी था कि दीदी एक तो आया हार के, आप भेज भी रही हैं तो कोई अच्छी जगह भेजती, श्रीलंका भेज रही हैं यूथ डेलीगेशन में। नहीं, तो उमा भारती जी ने वो किया, मैंने ओथ लिया, उनको प्रणाम किया, फिर पूरे महफिल में उन्होंने मेरी पेशानी चूमी, गले लगाया, और फिर मुझे गाड़ी में अपने बैठाया। जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो उसमें ले गई और कहने लगी शाहनवाज आज मुझे बड़ी खुशी हो रही तुझे देख के कि आज हमारा शाहनवाज भारत सरकार का मंत्री बन गया। तो मैं तो बस में चलकर, पार्टी ने बस में चलने वाले कार्यकर्ता को जमीन से उठाकर आसमान में बैठा दिया। बिल्कुल सही। तो अगर आपका कहना कि तब वो दौड़ था, तो मैं 3 तरह से दौड़ देखता हूँ। एक, मैं बस में चलने वाले को भारत सरकार का मंत्री, फिर मैं बीजेपी का लगातार 3 बार, कोई मुस्लिम नहीं है जो जीत के आया हो बीजेपी के सिंबल पे, 13वीं 14वीं 15वीं लोकसभा में मैं जीत के आया। 16वीं लोकसभा में मैं 8,000 वोट, लेस देन 1% वोट से भागलपुर रह गया। अब यहीं से मैं सवाल शुरू करता हूं। मैंने आपको बहुत अच्छे सुना। सवाल ये आता है कि वो आदमी जो 1999 में चुनाव जीत कर आया किशनगंज से, जहां लोग जीतते नहीं थे, वो आदमी जो बिना मोदी लहर के 2 बार और चुनाव जीत गया जब सब हार रहे थे और बीजेपी की नैया डूब रही थी, 1999 में जो आदमी केंद्रीय मंत्री बन जाता है, 2019 से वो आदमी राजनीतिक वनवास पे क्यों रहता है? बीच में थोड़ा सा आप आए थे, फिर गुमनामी के साए में चले गए। लोग ये सवाल पूछते हैं कि शहनवाज हुसैन को सजा मुसलमान होने की मिलती है या क्योंकि अटल जी के बड़े करीबी थे और अब अटल जी के करीबी लोगों को धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया है, उसकी सजा आपको मिलती है? नहीं, देखिए ये बात सही नहीं है। मैं बिहार देश में एक आकलन है कि जो मंत्री है, जो सांसद है, विधायक है, वही बड़ा पम बाबू है, बड़ा लाट साहब है, और जो नहीं है वो कुछ नहीं है। अच्छा, अब राजनीति में आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, समाज की समाज सेवा ही है ना, ताकत से होगी। पार्टी में भी तो काम करते हैं लोग, पार्टी में बहुत से लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी तो लेकिन वो मंत्री नहीं। दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा ये आप कहेंगे कि दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। आपको पता है पूरे बिहार से मैं अकेला आदमी हूँ जो 18 साल तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा, बिहार से अकेला। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, डिसीजन मेकिंग कमेटी में रहा। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते भी 14 से लेके पिछले साल 23 में जब गडकरी जी, शिवराज जी भी नहीं रहे उसमें, तो मैं भी उससे हटा हूँ, मतलब पिछले साल हटा हूँ, तो इम्पोर्टेंट रहा, पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जो थे वो तो धीरे धीरे जा रहा, नया क्या आ रहा? लोग ये पूछ रहे हैं कि शहनवाज जी जो इतने टैलेंटेड आदमी, कि मैंने सोशल मीडिया पर डाला, आपको लेके क्या पा रहे हैं, और चाहे हिंदू वर्ग हो या मुसलमान वर्ग हो, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शहनवाज जी एक नंबर आदमी है। बिहार में बीच में जब मंत्री बने थे, काम धंधा कर रहे थे, लेकिन दोबारा सरकार आई, वहां से भी हटा दिया। एक बार थोड़ा इनाम मिला था जब कश्मीर आपका पलायन हुआ था, वहां पर आप काम किए थे, उसके बाद थोड़ा सा इनाम दिया। नीतीश जी दोबारा आ गए, गाली देने के बाद लौट आए, लेकिन शहनवाज जी जो काम किए थे वो थैंक यू होके साइडलाइन कर दिए। देखिए, मैं जब कोरोना में भर्ती हुआ था,
तो प्रधानमंत्री जी का 2 बार फ़ोन आया मेरी हालचाल जानने के लिए। फिर जब मैं ठीक हुआ उनसे मिला, फिर कश्मीर गया। मैं जब कश्मीर गया तो मैं कोरोना से ठीक होने के बाद 48 डेज कश्मीर में रहा, वैली में घूमा, वहाँ कमल खिलाया। पार्टी ने मुझे कहा था जाओ किशनगंज कमल खिलाओ, वहाँ कमल खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर कमल खिलाओ, वहाँ कमल खिलाया। फिर जब मोदी जी के पास गया तो मोदी जी के मन में एक बात थी कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में एक रोल अदा करूं। मुझे उन्होंने मैं रिकॉर्ड पे भी कह सकता हूं, मुझे उन्होंने 15 में ही कहा था कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लड़ पाया था। फिर उन्होंने मुझे एमएलसी बनाया और एमएलसी बना के मैं बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। श्री बाबू के बाद इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम हुआ। आज 17 इथेनॉल प्लांट है। ग्रेन बेस इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार देश का नंबर 1 राज्य है। आपके दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए। सर, जो दर्शक हमारे हैं वो ये जानते हैं कि शहनवाज हुसैन टैलेंटेड आदमी है, तो वो तो यही कह रहे हैं। जो मिर्जापुर एक पिक्चर आई थी उसमें कहा गया था कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप टैलेंटेड हो और आपके टैलेंट की कदर ना हो। हर आदमी कह रहा है कि आप टैलेंटेड है। 99 मंत्री तब टैलेंटेड थे, अभी इधर मंत्री तब टैलेंटेड थे, लेकिन टैलेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? जनता ये पूछ रही है। आपके मन में भी तो आता होगा ना, घर परिवार में आपकी जो फैन फॉलोइंग होगी किशनगंज से लेकर दिल्ली तक, कि भाई क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? आप कश्मीर तक में टैलेंट दिखा चुके। नहीं, मौका देखिए, ये जो सवाल है मेरे बारे में फैसला नेतृत्व करता, उनके मन में मेरे लिए क्या प्लान है वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो एक बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं मोदी जी के लिए काम करता हूँ। अभी एक ध्येय है, एक मकसद है, मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। उसके लिए मैं आंध्रा गया, कश्मीर गया, उत्तराखंड गया, यूपी गया, बिहार में कैंपेन कर रहा हूँ। पूरी ताकत झोंकी हुई है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, सिर्फ अपने लिए जिए कि मैं क्या बन रहा हूँ। मैं तो बहुत कुछ बना। आज़ादी के बाद सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बिना विरासत के शाहनवाज हुसैन के पास। यही तो सवाल फिर मेरा, आप देखिए, आप ही मेरा सवाल दोहरा दिए। हाँ, जो मैंने सवाल पूछा था कि शहनवाज हुसैन को अटल बिहारी वाजपेयी के लाडले होने की सजा मिली या बीजेपी की पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम है, देखिए उसमें फिट नहीं होता। देखिए, जो आप सजा कह रहे हैं ना, हाँ, वो मेरे लिए मजा है, सजा नहीं। कैसे मजा है? क्योंकि मैं कैंपेन कर रहा हूँ। हाँ, मैं जीतता, मैं आपका जिता मन नहीं रहा करता हूँ। चुनाव लड़ने का? नहीं, मन किसका नहीं करता। मेरी सीट अगर भागलपुर और किशनगंज, दोनों सीट गठबंधन में जेडीयू के पास चली गई, अगर वो सीट रहती और मेरी जगह, आपके बिहार से पवन सिंह को उठा के आसनसोल भेज दिए, जाओ चुनाव लड़के आओ, नहीं लड़े। अब मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, आपको आप कम है, आप सुपर स्टार, आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग आपका वो है। मेरे लड़का लोग हमसे बोला कि शहनवाज जी को बिहार का सीएम बनना चाहिए, बन जाएंगे, शायद बिहार का उद्धार हो जाए। देखिए, बिहार का सीएम तो बीजेपी का बनना ही चाहिए जब मौका मिलेगा। अभी तो हम नीतीश कुमार हमारे सीएम हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर भागलपुर और किशनगंज बीजेपी के पास रहती तो पार्टी के मन में था भी, मुझे अंदर से मालूम है कि पार्टी ने बाइस्ड होकर कोई डिसीजन नहीं किया। शाहनवाज हुसैन के बारे में जो भी निर्णय बीजेपी में होता है, मुझे कार्यकर्ता के नाते होता है। अगर मेरा मुसलमान होना कहीं आड़े आ रहा हो, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। अगर ये कभी फील होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र जब नौकरी ढूंढ रहा था तो एक बड़े सीनियर संपादक मिले मुझे। मैंने उनसे कहा कि सर किसी चैनल में नौकरी खाली होगी बताइएगा। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी मुझसे कि बाबू, बड़े चैनलों में नौकरी खाली नहीं होती है, जिसको देना होता है जब, तो अपने आप खाली कर दी जाती है। यही खेल सियासत का भी है। अगर देना होता तो आपको एडजस्ट कर दिया था, नहीं इच्छा होगी। आपने पूछा नहीं कभी, आपकी फोन में बातचीत होती हो कि कहाँ कमी रह गई? अब तो पवन खेड़ा भी लिख दिए थे हमारी सेवा में कहीं कमी रह गई हो। आपने कभी ज़ाहिर नहीं कि आप तो इतने सीनियर आदमी हैं। मैं बीजेपी के स्टार कैंपेनर से बात कर रहे हैं। हाँ, कैंपेन छोड़ के इतना पॉपुलर शिवांकर मिश्रा के प्रोग्राम में, जो मैं आपका फैन भी हूँ क्योंकि, और मैं आपका शुभचिंतक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। वो ये चढ़ा नहीं रहे कि आप थोड़े नरम सवाल पूछेंगे इसलिए नहीं कह रहे, लेकिन सही में मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, क्रिकेट वाला। मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। तो मैं अगर कैंपेन छोड़ के, कल मैंने ढाका में सभा किया, ढाका बिहार का ढाका में सभा किया। आप सोचेंगे कि बांग्लादेश भी जा रहे हैं। तो कल ढाका में शिवहर में कैंपेन किया। उसके बाद कल पालीगंज में रामकृपाल भाई के लिए वोट मांगा।
हेलीकॉप्टर से सभा थी, वहाँ से उतरा, जहाज़ पकड़ा। पहले ये इरादा था कि रात में आपके साथ बात करेंगे, और फिर मैं आज आया। कल मुझे आरा जाना है, उसके बाद 26 को और दौरा लगा हुआ है 4 लोकसभा का। तो सारा कैंपेन छोड़कर मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए शुक्रगुजार हूं सर। और कि मैं मानता हूं कि पार्टी मेरे से पार्टी ने मुझे बहुत दिया। बहुत से लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मेरी पार्टी ने मुझे नहीं लड़ाया। मैं मानता हूं कि जो निर्णय किया होगा पार्टी ने सही किया होगा, पार्टी के मन में कुछ होगा। मुझे क्या पता था, जब नड्डा जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा शाहनवाज जी आपको कल नॉमिनेशन करना है जब MLC का, और ये आदेश है प्रधानमंत्री जी का, तो मैंने जाके नॉमिनेशन किया। फिर फ़ोन आया आपको उद्योग मंत्री का ओथ लेना है। अब पार्टी के मन में मेरे लिए क्या होगा वो पार्टी तय करेगी। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ पार्टी तेरे लिए। तो पार्टी ने हमको दिया है, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अभी चुनाव में जितना मैं चुनाव लड़ता, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कसम से कहता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। आपने देखा नहीं, इतना वायरल हो गया, प्रधानमंत्री छपरा में आए तो लाखों की भीड़ खड़ी थी, मंच पे बहुत लोग थे। मेरे पास आए, उन्होंने पूछा गले का क्या हाल है, घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में? उनका जी पूरा घूम रहे हैं सर। तो नहीं, अपने गले का ध्यान रखना, कुछ इलाज कराए कि नहीं गले का, क्योंकि पहले भी मैं जब बोलता था वो कहते थे आपका गला दिखवाइए। तो जिस प्रधानमंत्री को, जिस दुनिया का लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में अभी कैंपेन में लगे हुए हैं, उसमें मेरे लिए अगर सबके मंच पर आकर मेरे गले का हाल पूछ लिया तो इससे बढ़कर शुभचिंतक क्या हो सकता है? आप धीरजकार में नहीं पूछे कि सर 24 नशे 25 में कुछ सोचे हैं? नहीं, वो हम नहीं पूछे। ये सही बात है कि धीरज पूछ लेते, गला भी आराम रहता। और मेरे जो मुखालफिन है ना, देखिए एक बात सही है कि जब आप चुनाव नहीं लड़ते हैं या सिस्टम में नहीं रहते हैं, तो आपके दोस्त तो शुभचिंतक थोड़े चिंतित होते हैं, और दुश्मन कहते हैं, दुश्मन मौज काटते हैं, शुभचिंतक चिंतित हुआ। वो कहते हैं बहुत नेता बनता था, आज भैया इलाज हुआ है इसका, और वो करते हैं। और वो जब देखते हैं स्टार कैंपेनर में भी इसका नाम है, हेलीकॉप्टर से भी घूम रहा है, आंध्रा पुट्टापुर्थी जिला भी जा रहा है, विजयवाड़ा भी जा रहा है, रुड़की भी जा रहा है, डोडा किश्तवाड़ भी जा रहा है। और फिर प्रधानमंत्री ने मेरा हाल पूछा, मैंने कहा ये तो मेरे दुश्मनों का हाल पूछा, जो समझते थे कि पता नहीं मोदी ने इसको नहीं कुछ दिया, नहीं लड़ाया। लेकिन आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में मोदी जी के सीनियर हैं आप। नहीं, वो आप तो पहले गए थे, आप केंद्रीय मंत्री बन गए थे। हम तो युवा मोर्चा में थे, जब नड्डा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। जब आप मंत्री बने थे तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रीय, तब वो भी दिल्ली में थे। दिल्ली तो आप टेक्निकली आप सीनियर हुए मोदी जी के? नहीं, मोदी जी हमारे युवा मोर्चा के इंचार्ज थे, नड्डा जी अध्यक्ष थे, मोदी जी प्रभारी थे। और वो चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल को देखते थे। मैं भी चंडीगढ़ युवा मोर्चे का इंचार्ज था। वो तो हमारे नेता, हमने बहुत उनसे सीखा है। अब क्या है कि मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि बहुत सी बातें हैं कि कहने में अब ये भी लगता है कि मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और मोदी जी से बराबर गुजरात में भी थे, तो उनसे जाना मिलना एक रिश्ता रहा है, बड़े भाई की तरह वो ट्रीट करते हैं। अब मैं आपको आपके सवाल पर ग्रिल नहीं करूंगा, मैं दूसरा सवाल उठाता हूँ। एक सवाल और आता है बीजेपी को लेकर, आप सवाल आप रोज सामना भी करते होंगे कि आप बीजेपी में मुस्लिम चेहरा हैं, और पहली बार आपने खुद कहा कि आप जीत कर आए थे बीजेपी में इकलौता मुसलमान, जो 3 आमतौर पर राज्यसभा वाले फिर भी दिख जाते हैं, लोकसभा वाले मुसलमान बीजेपी में नहीं दिखते हैं। हाँ, तो लगातार 3 बार बीजेपी या जनसंघ मिला के लगातार 3 लोकसभा में कोई आया तो मैं ही आया। हाँ, तो अब इसी से मेरा सवाल आता है, तो इसका मतलब ये तो है कि अगर टैलेंटेड मुसलमान को टिकट मिलेगा तो बीजेपी में जीत सकता है वो, अगर टैलेंट होगा तो। आप किशनगंज से जीत के आए, तो फिर जब ये आता है कि यार इतनी सारी सीटें हैं लेकिन बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, और उसको लॉजिक पूछो तो कहा जाता है कि जो जीत कर नहीं आते क्योंकि मुसलमान वोट नहीं देता। तो अगर शहनवाज जीत सकते हैं तो शायद 4 शहनवाज और पैदा होते। अटल जी ने पैदा किया, एक शहनवाज बनाया, मुख्तार जी आए, और भी कई नए नए लड़के आए। तो मुसलमानों को क्या, जो बाकी नेताओं के पॉलिटिक्स चक्कर, थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है बीजेपी में? नहीं, पीछे नहीं रहना पड़ता है। देखिए, या मुसलमानों में कंपटीशन, बड़ी बड़ा हिंदू कौन है? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है, मैं दोनों पे आता हूँ। पहला पार्ट जो है, बड़ी तादाद में मुसलमान आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो मुसलमान बीजेपी में आए उनको मुसलमान बन के रहे। नहीं, उनको मुसलमानों को लगना चाहिए कि उनका आदमी हमारे बीच में, हमारे पास बहुत आदमी है, ऐसा न लगे कि हमारे आदमी से कंपटीशन दे रहे।
तो बड़ी तादाद में मुस्लिम बीजेपी में आए। लेकिन जो मुसलमान आज बीजेपी में दिखते हैं हमको, वो ऐसा लगता है कि शुभांकर मिश्रा जैसे ब्राह्मण से भी ज्यादा बड़े ब्राह्मण हैं या और बड़े पंडित हैं। नहीं देखिए, मतलब मुसलमान बीजेपी का मुसलमान नहीं लगता। मैं आपको एक रिकॉर्ड पे बात कहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कोई बात को कोट करना आसान तो होता नहीं। सही बात है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था। मोदी जी, अटल जी? नहीं, अटल जी। अभी तो अब मोदी जी से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्लिम समाज को लगना चाहिए कि उनका नेता यहाँ है, आप लोगों को उनमें काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री इस फेवर में नहीं रहते हैं कि आप बीजेपी में हो, मुस्लिम हो गए, मुस्लिम को गाली दो। आजकल तो इंडिया में फैशन है ना कि अगर आप हिंदू हो गए, हिंदू को गाली दो तो बहुत बड़े सेकुलर, और मुसलमान हो गए, मुसलमान को गाली दो तो राष्ट्रवादी। बिल्कुल सही बात। हमारी पार्टी में मैं मुसलमान बनकर पार्टी में काम करता हूं और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरी पार्टी में काम करने में। उनको पता है, हम युवा मोर्चा में थे, 1:30 बजे बजता था, कभी फ्राइडे होता था तो उमा जी को मालूम था कि ये जुमे की नमाज में जाएगा, तो मैं कहता था दीदी मैं जरा जा रहा हूँ, प्रेयर है मेरा। अब देखिए, इसी पर हमको एक सवाल और मन में आया। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हमने शहनवाज जी को देखा, हमने मुख्तार जी को देखा। शहनवाज जी कहते हैं कि उमा दीदी हमारी दीदी हैं, राखी बांधती हैं, तिलक लगा लेती हैं, हमको गले लगा ली। हमने आपको गिरिराज सिंह के साथ देखा। आप तो चले जाते हैं, वो आपकी टोपी लगाते हैं कब? वो या वो आपके दरगाह में या आपके इबादत जगह पर कभी आपके साथ आए, या एक तरफा मोहब्बत है? नहीं, दरगाह पे तो जाते हैं लोग। दरगाह उमा भारती गई है भी आपके साथ? हाँ, हमारे साथ गई। गिरिराज जी आते हैं? नहीं, अब कहिएगा कि मैं लिस्ट लेके बैठूं कौन कौन दरगाह पे जा रहा है। नहीं, मैं तो उसको टिक लगा की बात कर रहा हूं, जिनका आपसे याराना अच्छा है। गिरिराज, देखिए गिरिराज और शाहनवाज एक ही पार्टी में। हाँ। और मेरे बचपन वाले दोस्त हैं, युवा मोर्चा में हम लोग साथ थे, और मेरे चुनाव में वो बहुत किशनगंज में बहुत टाइम देते थे। तो लेकिन उनकी तो मुसलमानों से मोहब्बत जगजाहिर है। नहीं, अंदाज़े बयां अलग है, लेकिन बात तो एक ही कहते हैं। उनका बोलने का अपना अंदाज है और गिरिराज जी की भी फैन फॉलोइंग है। लेकिन ये सही है कि लालू यादव क्या करते थे, टोपी पहन लेते थे। हाँ। मुसलमान इसी में खुश, लालू ने हमारा टोपी पहना। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो उपवास किया था तो एक कंट्रोवर्सी पैदा की उन्होंने। हाँ, वो टोपी नहीं पहनी। मैं उस दिन बैठा था मोदी जी के बगल में, उन्होंने फास्ट का दूसरा दिन था, उस दिन उनके बगल में कुर्सी पर उन्होंने मुझे ही बैठाया था पूरे दिन। और जब वो एक मौलाना साहब आए तो वो एक आयत करीमा जिसपे कलाम पाक की आयत लिखी थी, वो चादर दिया, मोदी जी ने अपने गले पे रखा, उसको अपने कंधे पे रखा, तस्वीर देखी थी हमने, रखा। हाँ। और उसके बाद ऐसे शेरवानी से निकाली, हमने कहा ये हाथ क्यों डाल रहा है ऐसे करके निकाली टोपी, वो पहनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये चादर दे दीजिए, मैं चादर रख लेता। हाँ। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और मैं मंच पे था कि मोदी ने टोपी नहीं पहनी, तो मैंने उसमें एक जवाब मैंने ही दिया था, टोपी इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं है। यानी आप बढ़िया कवर कर लिया। हाँ, आप तिलक लगाएं, मैं टोपी पहनूं। हाँ। ये हम अपने अपने मजहब पे चलेंगे, हम मुल्क के लिए एक रहेंगे, मुल्क के लिए इकट्ठे रहेंगे। तो चलिए, आपकी तो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होगी, आपने कहा आपके कलीग भी हैं, आप लोग 1998 से जानते हैं। एक सवाल जो कई बार आम मुसलमान पूछता है, ये मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आप क्योंकि उन्हें जानते हैं बेहतर, आप बेहतर जा सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? एकदम नहीं। तो फिर ये परसेप्शन क्यों बनाया जाता है? परसेप्शन हमारे विरोधी बनाते हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं जैसे मुसलमानों का ठेका उन्हीं के पास है, वो मुसलमानों को डराते हैं। खुदा से डरने वाली कौम को ये कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, ये सब लोग बीजेपी से डराते हैं। कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई नरेंद्र मोदी की योजना बताइए जो मुसलमानों के लिए नहीं हो। अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। कोई ये नहीं कहा कि हिंदू को पहले देंगे, मुस्लिम को बाद में देंगे। अनाज दिया तो सबको दिया। और देखिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से के नीचे से ऊपर आए हैं। आपको पता है शुभांकर जी, सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तदार में मुसलमानों को गरीब बनाया। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया, उसने मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए ये बात आपने जो कही, तो गरीबों के लिए बनाई। ये बात आपने जो कही है 100% सच है कि जितना विकास हुआ है वो भेदभाव के साथ एकदम नहीं। वो चाहे राशन सबको बटाओ, लेकिन फिर मुसलमान के मन में सर सवाल ये आता है कि जब आप सारी
नीतियां बराबर बना रहे हो कि चलो तुमको भी मिल रहा है, तुमको भी मिल रहा है। अब चाहे वो कॉरिडोर बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर जगह सब दुकानें उनकी भी लग रही हैं, बढ़िया सड़क बन रही है, उस हाँ, पे सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। लेकिन फिर ये आता है, जैसे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। फिर कांग्रेस ने बाकायदा एक लिस्ट निकाल दी वीडियो की, जिसमें बताया कि देखिए शमशान कब्रिस्तान या फलाना या रिजर्वेशन वाला बयान। तो शमशान कब्रिस्तान पे तो मैं बात करने को तैयार हूँ आपसे। कहा कि वहां बिजली आती नहीं थी, सही वहां नहीं आती नहीं, थी। सही बात है ना। आप शमशान कब्रिस्तान की घेराबंदी कराइएगा, हाँ, और शमशान की भी कराइए, बराबरी देने में क्या, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ हो गया? आप कहिए शुभांकर जी को एक गिलास चाय दो तो शाहनवाज को भी दे दो, हाँ। तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान हो गया? तो जैसे अभी रिजर्वेशन ने कहा कि मंगलसूत्र, उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। दिवाली पे, ईद पे बिजली दो तो दिवाली पे भी दे दो, तो ये यानी बराबरी दे दो, तो क्या ये दिक्कत है? टारगेट नहीं मुसलमानों अब को। मंगलसूत्र क्या कहा? देखिए अभी क्या हो रहा है कि हिंदू मुसलमान वाले पे मैं इसको कई जगह मुझे जवाब देना पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? जी हाँ, मंडल कमीशन में जो लागू हुआ, जो बैकवर्ड मुस्लिम थे, अंसारी, राइन, कुरैशी, ये सब मंडल कमीशन में कवर हैं, उनको दे दिया गया, उनको रिजर्वेशन मिला। बीजेपी ने कभी एतराज नहीं किया। अपर कास्ट मुस्लिम रह गया था, जिसको अपर कास्ट मुस्लिम रह गया। उसमें 27% में 100 जातियां हैं। आप क्या कर रहे हो कि उसमें आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में मंडल कमीशन के 27% में 4% मुस्लिम को दे रहे हो धर्म के नाम पे। ये गलत है, संविधान में नहीं लिखा, बाबा साहब ने नहीं लिखा। क्यों देंगे रिजर्वेशन? आपको मुकाबला करना है 27% में, कीजिए। वो पसमानदा मुस्लिम थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ के साथ वो 4 भाई और 3 भाई और आ गए, शेख सैयद पठान। मुगल तो बाबर वाले, मतलब मुगल वही हैं, मुगल तो उनके वंश के हैं, तो उन बहुत कम है, बिहार में भी अपने यहाँ बहुत कम होंगे। तो मेन शेख सैयद पठान है। 7 कास्ट हो गया। अब रिजर्वेशन कितना दिया? 10% EWS में। उसमें ज्यादा गरीब कौन है? मतलब शेख सैयद पठान है। आप कह रहे हैं कि ज्यादा फायदा किसको होगा? 100% नहीं, ज्यादा फायदा किसको होगा? मुसलमान को। अपर कास्ट हिंदू में तो थोड़ा आर्थिक लेवल ऊंचा भी है, ज्यादा फायदा तो शेख सैयद पठान ले जाएंगे। और बिहार में जातीय जनगणना में 10% हिंदू फॉरवर्ड हैं और 4% हिंदू मुस्लिम फॉरवर्ड हैं, तो 14%। और गरीब तो उसमें ज्यादा मुसलमानों के आ जाएंगे। तो ये तो मोदी ने किसको रिजर्वेशन दिया? शेख सैयद पठान को ही मिला ना, तो दे दो ना वोट मोदी को। मतलब ये है यानी रिजर्वेशन दे मोदी, अनाज दे मोदी, मकान दे मोदी, अकाउंट में पैसा डाले मोदी, और वोट दो किसी और को। तो टिकटवा काहे नहीं देते मोदी? अरे टिकटवा से क्या हो जाएगा? अरे टिकटवा से अच्छा एक बात बताइए, शहनवाज जी कहेगा हमारा आदमी ये देखिए खड़ा है। अच्छा हमारा अपना भाई है। शुभांकर मिश्रा एंकर हैं, तो मैं आपको कल से कहूंगा हिंदू एंकर शुभांकर मिश्रा। तो ये तो नहीं है ना, यानी ये क्या होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही ये कह रहे हैं। लेकिन MP MLA जिस बिहार से आप आते हैं, जिस बिहार से आप आते हैं, आप ये डिनाई नहीं कर सकते ना। इतने मासूम आप है ना, मैं कि वहां जात पात है, आदमी आजो कहीं ट्रेन में बैठता है तो पूछ लेता नाम क्या भाई, अगर अपने घर परिवार के आप बैठो थोड़ा। अच्छा, तो एक जात पर मैं भी आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि बिहार में कहते हैं माई समीकरण है, 14.4% यादव है, और 18%, 18.8 मुसलमान है, करीब 19%। तो उन्होंने जो टिकट बांटा तो यादव को 7-8 दे दिया और मुस्लिम को 2 ही दिया। क्यों नहीं सवाल करते आप उनसे? जिस दिन बैठेंगे उस दिन में बैठा के नहीं, तो माई समीकरण अगर है तो जब मुख्यमंत्री बनना होगा तो लालू यादव, राबड़ी यादव, फिर उप मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव, विधानमंडल का नेता। तो जब आपने बनाया तो बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बनाए ना, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो ये भी बना देते 2, क्यों नहीं बनाया? जब माई समीकरण है, माई समीकरण है तो बराबर का हक नहीं, सिर्फ बीजेपी से डरा डरा के वोट लेंगे। मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, ये नहीं चलने वाला है। हम तो ये जान रहे हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत लोग देखते हैं और आपकी इमेज भी है, आप ना राइट है ना लेफ्ट है। हाँ, आप ईमानदाराना सवाल पूछते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके दर्शक बहुत हैं। मैं भी आपके रील देखते रहता हूँ ऐसे करके। मेरी मिसेस कहती हैं ये कितना शुभांकर मिश्रा को सुनेंगे आप, क्योंकि मैं क्रिकेट भी सुनता हूँ तो आपका, क्योंकि मैं क्रिकेट का भी बड़ा फैन हूँ। हम सवाल तो, इसके लिए तो नरमी नहीं बढ़ती। नहीं, नरमी एकदम मत बढ़ती है। लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो आखिर कौन बताएगा? मस्जिद में हम जाते हैं, आज जुमा में गए थे तो
इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे तो वही रामपुर से चुनाव लड़े हैं मस्जिद में, जो इमाम साहब थे। तो उनको मैंने कहा भाई दीन की बात वो बताएंगे, लेकिन जो दुनियावी बात है मैं बता रहा हूँ अक़लियत के लोगों को, अपने कौम के लोगों को कि आएंगे मोदी, छाए हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। मोदी की कश्ती में नाव में बैठ जाइए, यही बेड़ा पार कराएंगे। बाकी डूबते हुए नाव में क्यों बैठना? ये मौका है मोदी का दिल जीतने का, उनको आने का। जब हारे हुए लोगों के साथ मुसलमान क्यों जाएगा? जब वो लोग जीते हुए थे तो मेरठ करा दिया, मलियाना करा दिया, भागलपुर। ये कांग्रेस सेकुलर बनती है। मैं भागलपुर से जीता हूँ, जहाँ किशनगंज जीता मैं, जहाँ भागलपुर में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। और वहाँ पे जहाँ मुसलमानों को मार के लोगाई या चंदेरी गांव में 100 लोगों को मारकर कांग्रेस ने गोभी की खेती कर दी थी, वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया, उन्होंने तो गोभी का फूल खिलाया। अगर कुछ गड़बड़, तो अगर कांग्रेस अगर कुछ गड़बड़ ना किए होते तो आज विलुप्त कैसे होते? तो अगर विलुप्त हो गए तो फिर उनका सवाल उनको अपने आप मिल गया, जनता ने जवाब दे दिया। शुभांकर जी, अगर यही बात है नहीं तो आप ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा आप ही का जीके टेस्ट कर लिया जाए। अरे महाराज, जिस आप इधर बैठिएगा, नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, एक सवाल, एक सबसे ज्यादा मुस्लिम वजीर किसके दौरे इख्तिदार में बने? किस प्रधानमंत्री के सबसे ज्यादा मुस्लिम मंत्री थे? नरसिम्हा राव के। मैं आपको दुविधा में नहीं डालता। अबरार अहमद, असलम शेर खान, ये गुलाम नबी आज़ाद, पता नहीं कितने थे, 8 सबसे ज्यादा थे। और सबसे ज्यादा मुसलमानों को शिकायत नरसिम्हा राव की सरकार से रहती है। ये क्या होगा कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वही वो मुसलमान का ध्यान रखेगा? तो मतलब या जो ईमानदार होगा, जो मसावात के रास्ते पे चलेगा। ठीक है। इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि जब हमारे खलीफा थे, वो जब खिलाफत करते थे तो वो सबको बराबरी से देखते। हम समझ गए सर, आप बड़े तो नेता जो हैं, आप बड़े गए और जो बड़ा फैसला जनता छोड़ देते हैं। जो बड़ा आदमी होगा, टिकट नहीं देंगे, जो पद पे बैठेगा वो सबकी फिक्र करेगा। या मुसलमान है तो वही मुसलमान की फिक्र करेगा। ठीक है, आपकी बात मान ली। अब जनता पे चलिए, शुक्रिया, आपने मानी तो सही। ठीक है, अब आते थोड़ा सा बिहार पे। अभी 2 बयान वायरल हुआ, एक तेलंगाना का, एक ओडिशा का, कि अगर आप हमें जिता देंगे तो हम आपके राज्य को नंबर 1 बना देंगे। ये एक बड़ा वायरल बयान था। किसका? मोदी जी का। वहां गए थे, अमित शाह जी आते हैं, बीजेपी के सारे बड़े नेता जहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें जिताइए, हम आपको नंबर 1 बना देंगे। क्योंकि मेरे पास बिहार से बहुत लोग जुड़े हुए मेरे साथ, और लगातार वो मुझे फॉलो करते, यूपी बिहार के तमाम बिहारी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, और ये सवाल अब वहां उठने लगा है बच्चे में भी, कि सर 40 में से 39 सीट तो हमारे यहां से गया है। आप जहां 10 सीट है, जहां 5 सीट है, वहां तो आप जोर लगा रहे हैं कि हम नंबर 1 बना देंगे। महाराज, जो 39 देके गया उसको भी कुछ दे दीजिए। सब तो गुजरात चला आता है। देखिए, बुलेट ट्रेन आई गुजरात, सबसे बड़ा जो आपको स्टेडियम बना गुजरात से बिहार से खेलने वाले जो लड़के, आकाशदीप, मुकेश कुमार, ईशान किशन, इन सबको दूसरे राज्य से क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। एक स्टेडियम तक नहीं है। एक बनवाया था आप लोगों ने भी, तो उसकी हालत ये थी कि उसको देखकर यूपी वाला होकर हमको बिहार पे शर्म आ रही थी। नहीं, बिहार से तो आपका रिश्ता है, आप राम जी के स्टेट से, हम सीता जी के स्टेट से हैं। छोटा मोटा चुनाव हम भी जीत जाएंगे। हाँ, हमारा भी फैन फॉलोइंग तो हाँ, तो है आजकल तो जो यूट्यूबर लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। आप लोग तो शामिल भी कर रहे हैं यूट्यूबर्स को। नहीं, बहुत सारे, क्योंकि जो पॉपुलर होगा, मकबूल होगा, वो सिस्टम में तो आएगा ही। और उसको खुशफहमी या गलतफहमी ऐसे लोगों को होना चाहिए। जब तक चुनाव लोग लड़ते नहीं हैं, जब तक तो जीत का दावा हर कोई करता है। चलिए, हम पत्रकारिता ही करेंगे। अब सवाल पे आते हैं। तो 40 में से 39 गया, 40 में से 39 दिया, क्या मिला? देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिहार है, वो तो पूरे देश और जगह डेवलपमेंट है, यहाँ पुनर्निर्माण है। जिस तरह इराक ईरान में जब जंग हुई तो गड्ढे गड्ढे हो गए थे, ऐसे बम गिरे हों तो यहाँ विनाश का बम गिरा था लालू राज में, गड्ढे ही गड्ढे थे, उसको भरने में टाइम लगा है। नीतीश कुमार जी ने आज बिहार को उस लेवल पे खड़ा किया कि 8% 9% जीडीपी से बिहार बढ़ रहा है। 17 इथेनॉल प्लांट लग गए, इंडस्ट्री लग गई वहाँ। हम 1 साल में थे, देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई, सिलाई की, लेदर की लग गई, टेक्सटाइल की लग गई। 1 साल मुझे मौका मिला, 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है। अभी चुनाव के बाद, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार है, उसमें काम करेंगे। लेकिन मैं ये आप मानता हूँ कि बिहार में क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। बिहारियों में बहुत दम है। बिहार के लड़के बाहर जाके खेल के जीत जाते हैं, लेकिन बिहार में वो मौका नहीं मिलता है।
बिहार में फिल्म इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, बिहार में क्रिकेट स्टेडियम भी होना चाहिए। बिहारी तौर के बिहार में किसी से एक कम। अच्छा काम हुआ जो रोड का पुल का हुआ, नितिन गडकरी साहब के डिपार्टमेंट का, उसकी तारीफ दुनिया करती है। और फर्टिलाइजर का जो फैक्ट्री खोला, जो आपने फैक्ट्रीज खोली उसकी तारीफ दुनिया करती है। लेकिन उसके बाद दो सवाल आते हैं। एक, शहनवाज जी जो उद्योग लेकर आए, क्या उनकी दुर्दशा नहीं शुरू हो गई है? कई लोगों ने कहा दुर्दशा अब शुरू हो गई है उसकी। एक, जो आप अच्छा काम करके गए थे। दूसरा, रोड और कंस्ट्रक्शन के अलावा बिहार में कोई ऐसा काम नजर नहीं आता है। आप स्वास्थ्य देखिए, बदहाल है। आप शिक्षा देखिए, खत्म है। आप रोजगार देखिए, पलायन बेमिसाल है। बड़ा बड़ा आदमी सब बाहर जा रहा है। बिजली थोड़ी बहुत ठीक हुई है, जो ठीक भी हुई है बता रहे हम कि ठीक भी हुआ है ये। लेकिन जो मुख्य बातें हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आता है, जो डेली हित था। आज आप कह रहे थे ना कि मैं बस में सफर करता था, तो वो वाला जो क्राउड है वो कह रहा है कि सर हमको वैसा नहीं मिला जैसा सपना 14 में या 19 में दिखाया गया था, और 10 साल एक ठीक ठाक पैरामीटर होता है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, बहुत काम हुआ है। अगर आप 10 साल पहले का बिहार, 15 साल पहले का देखते, देखिए आपने सब कुछ अच्छा बनाया हुआ है। मैं राज्य वाली बात नहीं कर रहा, मैं अभी सेंट्रल इलेक्शन है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और जब इंटीरियर करना हो तो बड़ा आसान है, और पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करके फिर बेसमेंट खोद के फिर बनाना हो तो वक्त लगता है। तो बिहार में ये सही है कि रोड में, बिजली में, पानी में, सड़क में, अब स्कूल में भी इतना काम होना चाहिए कि बिहार के बच्चे बाहर न जाएं, खेल में भी बच्चे न बाहर जाएं। आपके दो लड़के, आदिल अरबाज अदीब जी, कहाँ पढ़ते हैं सर? डीपीएस में पढ़े यहाँ। डीपीएस में? तो उनकी माँ यहीं पढ़ाती है, टीचर है, दिल्ली की माँ है, एक रेप्यूटेड कॉलेज है। तो अब ये आम सवाल, मैं आपको कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ये मतलब पूरे देश में, जैसे मेरी माता जी प्राइमरी टीचर है, मैं भी नहीं पढ़ा प्राइमरी। मेरे पिताजी टीचर थे, मैं शिक्षक पुत्र हूँ, और मेरी पत्नी रेनू जो है वो शिक्षिका हैं, दिल्ली में पढ़ाती हैं। तो दिल्ली में पढ़ाती हैं तो बच्चे लाजमी बात है उनके यहीं माँ के पास ही रहेंगे कि मैं उनको ले जाता बिहार के स्कूल में। 100% आप सच है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप एक बार दिल पे हाथ रख बोलिए, अगर आपकी पत्नी बिहार रहती, मैं हाइपोथेटिकल कर रहा हूं, अब वो रहती है, जायज बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं कि क्या कोई भी मंत्री नेता, आप ही नहीं, नीतीश कुमार नहीं, या आप नहीं, या तेजस्वी जी भी नहीं, कोई भी आदमी बिहार में प्राइमरी स्कूल में या जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पढ़ाने लायक नेता अपना बच्चा पढ़ाएगा? और नहीं पढ़ाएगा तो क्या किसी पार्टी के नेता, मैं आपको व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सारी पार्टी की बात कर रहा हूं, बिहार के लोगों के से, कि उनके लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर व्यवस्था उस लेवल की है? और नहीं है तो फिर सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी होगा ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। नहीं, बात सही है कि शिक्षा के लेवल में बिहार अन्य राज्यों से काफी पीछे है, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार में। हाँ, अभी आप देखेंगे, क्या थोड़ा बता दीजिए। अभी टीचर नहीं थे, करीब लाखों टीचर बहाल हुए हैं, बिल्डिंग ठीक की जा रही है, वहाँ जो पढ़ाई पर बहुत सख्ती की जा रही है, और ये टारगेट है कि बिहार के बच्चों को बाहर न जाना पाए। ये सही है कि बिहार में ग्रेजुएशन और जगह 3 साल में हो रहा, वहाँ 5 साल लग जा रहा था यूनिवर्सिटी में। और कैसे पास हो रहे थे वो भी बड़ा अच्छा था। नहीं, पास अब उसमें देख के पास हो गए कि नहीं, लिखना आता है, वो एक जमाना ब्लैक बोर्ड देख के हो, एक जमाना था, वो हाजीपुर की फोटो कनाडा और न्यूयॉर्क में छप गई थी कि वो 5 मंजिल पे चढ़ कर चिट दे रहे थे। नहीं तो नॉर्मल हम आपको और अच्छा था सर, हमारे मित्र यार सब वहीं से हैं बहुत सारे, तो हमको व्यवस्था बताते थे कि आप ब्लैक बोर्ड से देख के लिख लेते हो, कि किताब ले जाओगे, कि टीचर बैठाओगे अपना, सबका रेट अलग अलग है, अगर पैसा है तो तुम्हारे जहाँ को जाके लिख भी सकता है, ये वाली व्यवस्था भी थी। नहीं, अब ऐसा नहीं है, बिहार के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, आप जानते हैं हर कंपटीशन में बिहारी जबरदस्त रहते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके जो पढ़ रहे हैं, ये मैं आपकी बात को स्वीकार कर ले रहा हूँ कि वो न्यूज़ बुक में ये बात को मैं कबूल करता हूँ कि बिहार के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम होने की जरूरत है, ताकि बिहार के बच्चे को बाहर न जाना। बहुत अच्छी बात। स्वास्थ्य में आप मानते हैं बेहतर होना चाहिए? स्वास्थ्य में नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, मंगल पांडे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रिजल्ट मिलने लगा है। अभी बिहार सरकार की ज़मीन पे मेदांता से कोऑर्डिनेशन करके पटना में बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला। उसके बाद बिहार में 3000 बेड का पटना में हॉस्पिटल बन रहा है, और हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो बिहार में ये जो रिजल्ट है, नहीं बट सर जैसे 2-3 साल और लगेंगे। जैसे हम और आप बात करें, दिल्ली है, अब दिल्ली में आप कैनॉट प्लेस में जाएंगे तो आपको हरियाली नजर आती है,
लगता है क्या खूबसूरत जगह, जन्नत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन थोड़ा जब आउटर जाते हैं, जमुना पार, हाँ, तब आपको असली भी दिल्ली, एक और दिल्ली दिखाई पड़ती है जो शायद टीवी कैमरों में नहीं दिखाती। पटना तो राजधानी हो गया, वहां कुछ आ रहा है तो नहीं, तो अभी सब सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज अब जैसे नीतीश कुमार बनवा नोएडा रहे और हैं। लखनऊ की बात हम करेंगे हाँ। तो यूपी में तो यहाँ सब बढ़िया बढ़िया है, जी जी, कैमरा आता है, मीडिया खड़ी रहती है, सब बड़ी व्यवस्था है, मंत्री घूम रहा है, नेता का घर है। बात तब है जब छोटे छोटे इलाकों में, गोंडा बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही बिहार में भी छोटे छोटे इलाकों में होगा। नहीं वो ये हेल्थ में काफ़ी काम हो रहा है, इसका रिजल्ट जल्दी आएगा। और मैं हेल्थ में बहुत फोकस्ड हैं नीतीश कुमार जी, वो उस पर काम कर रहे हैं। मंगल जी भी उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, 7 साल मतलब से 3 जगह काम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल, यानी सब करना है, सारा काम करना है नहीं अभी। देखिए, बिहार को पटरी पर अन्य राज्यों के मुकाबले रोड, बिजली, पानी, सड़क जो होता था बीएसपी, उसमें हम लोग बराबर पे ले आए। कृषि में बिहार ने बहुत तरक्की की। आज देश में सबसे ज्यादा मक्का बिहार में होता है। इसीलिए तो हमने कहा था किसानों की, मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे से इंडस्ट्री हमने लगाई, सबसे ज्यादा मेरे से खुश किसान होते हैं। उनको 3 साल पहले 800-900 में मक्का बेचना पड़ता था, आज 2200-2400 में बेच रहे हैं, खुशहाली आ रही है। फिर आप पे हटा दिया गया? नहीं, हटा नहीं दिया गया, पार्टी ने कोई रणनीति बनाई होगी मेरे लिए। मैं जब कहता हूँ ना कि मैं इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, इंडस्ट्री मिनिस्टर अच्छा, अगर नहीं आपको हूँ। बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं, मैं, आपकी इच्छा है? नहीं, मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा। चलिए ठीक, हमने क्योंकि मैं कहूँ बनाया जाए तो क्या क्या वैसे ये भी बात सही कि जो काम बता जो टीवी दीजिए। पे जो टीवी पे कह देता है कोई बनता भी नहीं है। नहीं, मैं तो कभी नजर लग जाती है, पहले से लोग नजर लगाने लगते हैं। ये सही है कि किसी भी पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब भारत 32 साल में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया, 52 साल में बिहार का कैबिनेट मंत्री बनाया, तो दोनों कैबिनेट मंत्री तो बनाया ही है। और पार्टी के पास जो भी मोदी जी जो करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। मेरे लिए एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मुझे अगर आप बुलाया है, आपने इसलिए बुलाया है कि मुझे बीजेपी ने वो पहचान दी है, माँ बाप ने जन्म दिया और पार्टी ने तराशा है और तराश कर यहाँ पहुंचाया। चले, इस पे मन में एक हाइपोथेटिकल सवाल आया। तो आपने कहा कि बीजेपी की वजह से आप यहाँ बैठे हैं, विच इज ट्रू समहाउ कि शहनवाज जी की पहचान है। किसी सिचुएशन में कभी बीजेपी छोड़ने ख्याल आया, या आपको किसी ने अप्रोच किया, आरजेडी ने या जेडीयू ने या और पार्टियों ने? आप बड़े नेता थे, कभी तो अप्रोच किया होगा ना? अप्रोच किया कभी? अच्छे लड़के लड़कियों के रिश्ते बहुत आते। अप्रोच हमें किया गया था। हाँ, किसने किया था? कुछ अगर हल्का से बता सके, नाम मत लीजिएगा, पार्टी तो ले सकते हैं, 3-4 पार्टी इतना कुछ है भी नहीं। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी से भी किया गया था, कांग्रेस से भी किया गया था, और बहुत बार अप्रोच किया, 4 में भी, 5 में भी किया। तब तो आपका जलवा जलाल था। हाँ, मैं थोड़ा डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ कि जब राजनीतिक थोड़ा सा। नहीं, माशाअल्लाह, मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जलवा जलाल अल्लाह का शुक्र है कि बना हुआ है, चिंता मत कीजिए। 14 के बाद किया अप्रोच किसी ने कि आ जाइए शहनवाज जी? जब मुझे टिकट नहीं मिला तो कुछ अप्रोच किया, लेकिन वो सब अधूरे मन से किया। उनको पता है कि ये जाएगा नहीं, बीजेपी मुझे कुछ भी ना दे तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूँगा। ओके, हाँ, ये बात मैं रिकॉर्ड पे कह के जाता हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये वो केजरीवाल वाला नहीं है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से समझौता नहीं करूँगा, वैसा वाला कमिटमेंट नहीं है। लेकिन आपकी बात सुनकर हमको एक शेर याद आ गया कि तुमने अंदाजे मोहब्बत देखी है, जाने जा अंदाजे वफा नहीं। हम वो हैं जो पिंजरा खोलने के बाद भी उड़ा नहीं करते। यही है कि मेरी पार्टी के बारे में यही है, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा रिश्ता इतना दिल का रिश्ता है। और मैं कई बार कहता हूँ ये लव 86 है। फिल्म आई थी लव 86। तो उस टाइम में तो आप स्कूल होंगे, लेकिन 86 की बात 86 में तो हम आए ही नहीं थे, वेट कर रहे थे हम ऊपर। अच्छा, आप हम नहीं आए थे। तो 86 में मुझे 2 चीज़ें मिली थी, एक मेरी पार्टी और एक मेरी अर्धांगिनी। दिल्ली के वो स्कूल में पढ़ती थी और मैं 12th करके आया था, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो 2 मेरी चीज़ें हैं जो मैं ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता। अब देखिए, वाइफ पे आते हैं, हमको एक बड़ा अच्छा सवाल याद आया। जब आपका जिक्र हमने किया तो आपको लेके एक बड़ी कहानी चलती रहती। जैसे मैंने आपकी जब लव स्टोरी पढ़ी
तो मैंने उसमें 9 साल का संघर्ष देखा। मुझे पता लगा कि सियासत से ज़्यादा संघर्ष आपने शादी के चक्कर में किया है, ये हमने पढ़ा उसमें। वो 90s का दौर था ना, अयोध्या आंदोलन चल रहा था उस वक्त, और उस वक्त शादी होना, हाँ मुस्लिम सैयद लड़का हाँ और एक ब्राह्मण लड़की, हाँ, तो आसान, रेणु शर्मा जी नाम होता है। रेणु शर्मा नाम हाँ। था, और वो शादी होना कोई आसान काम तो था अच्छा, अभी एक सवाल पहले से पूछे, एक बड़ा मिथ चलता है, ये सच है मिथ आप बता देंगे। आपकी जो वाइफ है वो आपसे कॉलेज में मिली थी या कोई बीजेपी पॉलिटिशियन की वो फैमिली मेंबर है, डॉटर है? अच्छा, ये बड़ा मिथ है कि कोई ये- कोई कहता मुरली मनोहर जोशी जी की लड़की, कोई कहा अडवाणी जी की लड़की हाँ, है। ये देखिए, जोशी जी और अडवाणी जी उनको बेटी की तरह मानते हैं, ये सच है, नहीं मानते हैं, नहीं बेटी ही मानते हैं। आपकी वाइफ जो है वो क्या वो एक आडवाणी जी और नहीं, मनोहर जी की वो सगी बेटी है? एयरफोर्स ऑफिसर हीरानंद शर्मा जी की बेटी है वो। हाँ स्वर्गीय हीरानंद शर्मा एयरफोर्स के ऑफिसर थे, और उनकी माँ चंद्रवती शर्मा की वो बेटी है, भारद्वाज गोत्र की ब्राह्मण है। हाँ। मैंने उनका पूरा बायोडाटा आपको बता दिया। तो वो फिर ये जब सेंट्रल- आपके पास नहीं आया कि ये सब बातें आती हैं कि नहीं, वो आडवाणी जी की बेटी है, मुरली मनोहर जोशी जी की बेटी है? वो हम जब चुनाव लड़े हाँ किशनगंज में, तो तस्लीमुद्दीन साहब ने 2 बात प्रचारित की। हाँ एक तो मेरे बारे में कहा कि ये अडवाणी जोशी का दामाद है, इसलिए टिकट इस उम्र में मिला। दूसरी बात ये कह दी कि ये खगड़ा के एक नवाब थे, हाँ तो मैं, वो नवाब थे, वो शिया कम्युनिटी से थे, हाँ मेरे नाम के आगे सैयद है और हुसैन है, तो वहाँ शिया आबादी कम थी, तो मुस्लिम में मेरे बारे में थोड़ा मुझे शिया बताएंगे तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कहा कि ये शिया है, खगड़ा नवाब का नाती है, इंग्लैंड में पढ़ता था, वहाँ से आया है और इनका दामाद है। तो ये सब कहानी उस वक्त की बनी हुई। आपने भी तो कहा कि हमको देख के बाथरूम चले गए थे। नहीं, तो मैंने तो सही कहा ना, वो जो मैंने तुमको कहा चाचा सलाम वालेकुम, तो हो वो सकता कहे है वाकई में मैं बाथरूम, वाकई में उनको लगा हो गए नहीं, हो 2 मिनट के लिए। वाकई में गए, वो ऐसा नहीं था कि मुझे देख कर डर से गए, लेकिन मैं बताता था कि जैसे मैंने उनको कहा कि मैं शाहनवाज हूँ, हाँ। तो उनका अच्छा आप शाहनवाज हैं, बैठिए मैं अभी बाथरूम से आता हूँ, तो वो बाथरूम गए। तो सही, जैसे आप खेल गए थे चचा भी खेल गए। हाँ, चचा खेल गए, चचा पुराने खिलाड़ी थे, अब तो दुनिया में नहीं है। अरे तो अभी भी लोग कहते हैं, अभी मैंने अपने घर पे जब मेरी बात चल रही थी तो किसी ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी की बेटी है, फिर मैं पढ़ने लगा, मैंने कहा तो फिर मुझे कहीं पढ़ाई क्यों नहीं मिल रहा है? फिर मुझे लगा अगर ये मेरे परिवार तक पहुंच गया है तो भारत भर में कितना ट्रेवल किया होगा आपको लेके। ऐसा कई बार होता है, लोग कहते हैं, वो मेरी ये कहानी सुनाने लगते हैं, हम गए थे आपके वो डॉक्टर साहब से भी मिले, ये सब झूठी झूठी कहानी, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे लिए भी पिता तुल्य हैं और रेनू को भी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन ठीक है ये सब। तो कैसे राम मंदिर आंदोलन के बीच में कैसे आपका इश्क परवान हुआ? क्योंकि अब तो लोग कहेंगे आपसे कि पहला लव जिहाद तो आप ही किए थे। आज के टाइम यही सब चलता है। उस वक्त ये वर्ड पॉपुलर नहीं था। नहीं तो सच में आप ही पार्टी पीछे पड़ गए थे। नहीं, मैंने लव किया है, जिहाद नहीं किया है, और लव तो हर दौर में रहेगा। हाँ चाहे शरीफ रात का हो, लैला मजनू का हो, हाँ जूलियट सीजर का हो, सबका वो एक, ये आज भी मोहब्बत होती है। हाँ। थोड़ा व्हाट्सएप का दौर है तो मोहब्बत टिकती कम है, या सेलेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करते हैं लोग। हाँ, तो लेकिन वो रहती है। लेकिन ये सही है, मैं जब दिल्ली आया तो मैं उत्तम नगर, किस साल में? 86 में। मतलब एक तरफ राम मंदिर आंदोलन परवान चल हाँ, रहा है, एक तो तरफ मैं मोहब्बत। आया तो वहाँ एक बस में मैं जा रहा था, मैं हाँ। पूसा पॉलिटेक्निक आता था, वो हाँ। सेंट्रल स्कूल जाती थी, तो बड़ा सा बस्ता लेकर आती थी और सीट मिलती नहीं थी, बसों में भीड़ है। तो हम तो बिहारी लोग हैं, देखा कोई लड़की खड़ी है तो सीट दे दी एक दिन, हाँ। फिर दूसरे दिन मैंने सीट दे दी, तो मेरे साथ एक दोस्त था, कहा तू इसके कौन जानकार है, रोज सीट दे देता है। तो वो बैठा था, तो उस दिन कहा कि नहीं तू बैठा रहा, मैं सीट दे देता हूँ। गजब। तो वो सीट उसने दिया तो बगल में बैठ गई वो, फिर जान पहचान हुई, फिर रोज बैठते हो? जान पहचान दोस्ती में बदली, दोस्ती इश्क में बदला, इश्क के बाद वो 9 साल का वेट रहा। प्रपोज फिर आप मैंने- किए थे? प्रपोज मैंने ही किया था। हम पहली बार लोधी गार्डन, अंदर एक गालिब था आपके। हमने पहली जो डेट थी मेरी, हम लोधी गार्डन गए। हाँ। और लोधी गार्डन में गए तो वो डरी सहमी थी और मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो उन्होंने मुझे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ओके। उन्होंने एक गाना सुनाया, आपकी नज़रों ने अरे शाबाश। समझा प्यार के काबिल में, बहुत अच्छी आवाज़ में उनकी, वो कवित्री भी हैं, बहुत अच्छा गाती भी मैं हैं। कभी उनको भी बुलाऊंगा। हाँ जी, वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहेगा, हाँ। और हमसे ज़्यादा देखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो कवित्री भी हैं और तरन्नुम से बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो और टीचर भी हैं,
जब हम भारत सरकार मंत्री भी थे तो चदरे वाला छत था, तब भी वो स्कूल टाइम पे जाती थी, अभी भी स्कूल जाती, उन्होंने जॉब कभी नहीं छोड़ा। तो हम लोग वहाँ मिले, फिर हमारा मिलना बहुत मुश्किल था। तो एक दिन उमा जी ने कहा कि शाहनवाज, वो ऑफिस में ही संभालता था, तो उन्होंने कहा थोड़ा ध्यान से रहना, दिल्ली की लड़कियों से बच के रहना। तो मैंने कहा कि दीदी क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक से रहना। तो मैंने कहा दीदी मैं तो बचा नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है। तो क्या नाम है वो बताया। फिर हमने जब शादी की तो उन्होंने कहा भाई तेरी धूमधाम से तो शादी होगी नहीं। तो हम लोगों ने शादी की। अब छिपछिपा के की थी शादी? छिप छिपा के ही की, और रजिस्टर्ड कराया। उसके बाद वो टीचर हो गई गवर्नमेंट स्कूल में। तो साहब सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो वो पढ़ाती थी द्वारिका की तरफ, उत्तम नगर रहती थी। तो मैंने एक ही दिन में साहब सिंह ने ट्रांसफ़र करा दिया सावित्री नगर, ये चिराग दिल्ली, और मैं सावित्री नगर में रहता था छुप छुपा के ही। और खाना खाने हम जाते थे मोती रेस्टोरेंट वहाँ पे। और तब घर में मेरे एक दोस्त ने 2 बेडरूम का फ्लैट दे दिया था, सैयद इस्माइल साहब थे, और एक चौकी दे दी थी। हमारे पास छोटा मोटा सामान था, हमारा हस्तसाल में फ्लैट था, तो वहाँ से सामान भी नहीं ला सकते थे। तो हमने पहले 842 रुपए के बर्तन खरीदे जाके करोल बाग से। फिर हमने थोड़े पैसे हुए, रेनू तो तब ज़्यादा उन्हीं पे डिपेंड था मैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह पे सब चल रहा था। फिर उन्होंने कहा टीवी खरीदें या फ्रिज। तो उन्होंने कहा टीवी में तो पानी लेना है तो ऊपर वाले से ले लेंगे, वो जो जिन्होंने मकान दिया ऊपर रहते थे। तो हम टीवी लेके आए, फिर फ्रिज लेके आए। हमारे एक दोस्त थे मनोज अरोड़ा, एक बैग वो पता करते विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष हैं अभी, तो मेरे दोस्त थे। तो वो ईद क्या दिवाली देने के लिए मेरे घर आए। और सच बता दूं, मेरे पास बैठाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि न सोफ़ा था न 90s में। जब शादी के बाद 94 93 में, तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो बोले नहीं शाहनवाज जी आप दोस्त हैं, आपको हम तलाशते हुए। कैसे तलाश लिया उन्होंने? फिर उमा जी ने बीजेपी ऑफिस में बुलाया सब युवा मोर्चा वालों को, विजय जौली थे, आरती मेहरा थे, सब थे। उन्होंने कहा शाहनवाज ने शादी कर ली है और कोई पार्टी उटी तो हुई नहीं, यहीं पे आ जाओ। तो नाश्ता वाश्ता हुआ। फिर मेरे पास गाड़ी, बोले किसी के पास गाड़ी है? तो आरती मेहरा के पास गाड़ी थी। तो आरती को कहा कि शाहनवाज को छोड़ के आओ। तो आरती ने फिर मेरी मिसेज रेनू से कहा कि भाभी आप पीछे बैठ जाएंगी, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, या आप आगे बैठ जाएं, या पीछे, मैं ड्राइवर बन के तो चलूँगी नहीं। तो वो मुझे छोड़ के आई वहाँ। और फिर 1 साल रहे। मेरे ससुराल के लोग उतना मानते नहीं थे, मतलब वो आना जाना एकदम नहीं था। फिर मेरा बेटा हुआ अरबाज़। तो जब अरबाज़ हुआ तो तब भी मेरे ससुराल के लोग नहीं आए, न मेरी सास आई, न अब तो खैर वो घर में एकदम मैं ही वहाँ गार्जियन हूँ, ससुर जी नहीं है। तो सांसद बनने का फायदा वहां भी मिला? नहीं, सांसद बनने का नहीं, वो उन्होंने देखा। फिर उमा जी ने, दुनिया सर ऐसी है सर, दुनिया ऐसी है सर, हाँ, हम भी समझते हैं, हमारे घर में भी हमारी फिर इज्जत बढ़ उमा गई। जी ने अपने घर पे वो दिया, हाँ। दावत दिया। पहला बर्थडे मेरे बेटे का उमा जी ने अपने घर पे किया। उसमें अडवाणी जी आए, भंडारी जी आए, ठाकरे जी आए, साहब सिंह आए, मदन लाल खुराना आए। गजब का दिन रहा होगा फिर आपके लिए। साहब, पहला बर्थडे था तो साहब सिंह ने गोद में उठाया मेरे बेटे को, बड़ा खूबसूरत था वो। तो उन्होंने कहा शाहनवाज ये बड़ा लक्की है, बता ये पहले बर्थडे पे चीफ मिनिस्टर के गोद में खेल रहा है। और ठीक उसके बाद 2 साल बाद मुझे टिकट मिला, मैं लोकसभा जीता, मिनिस्टर बना। और आज ये है कि हमारा जो आप कह रहे हैं ना लव जिहाद, तो वो नहीं, हमें कहा कि अब जो चलता है मार्केट में, आप ही पार्टी वाले चलाते हैं सब ना। तो अगर उस टाइम जैसे आप लोधी गार्डन में घूम रहे थे, आप ही पकड़ के सब पीटे होते, आप ही हाँ, पार्टी वाले। वो जो ऑपरेशन मजनू चलता, हाँ, कि तुम वो लड़की नहीं, लेके तुम ये कर रहे हो, वो भी हिंदू लड़की। हाँ, ऐसा नहीं बहला था, फुसला रहे हो हिंदू लड़की को तुम। नहीं, उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को बहलाया फुसलाया। ऐसा नहीं था कि मेरे यहाँ तो मेरी अम्मी कई रिश्ता तलाश लेती थी। रोज़ एक फ़ोटो आता था, ये देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की है, ये इतने बड़े से, ये वहाँ है। बिहार में रिश्ते बहुत आते हैं, तो रिश्ते की ना रेनू को आपके घर वाले संतुष्ट थे शादी से? एकदम नहीं। दोनों तरफ ये था कि भाई पहली हमारे यहाँ कोई इंटर रिलीजियस शादी नहीं हुई थी, मेरी पहली हुई, तो बड़ी नाराज़गी थी। लेकिन मेरी अम्मी मानी, रेनू के नेचर से बहुत
खुश और रहती। बाकी काम संसद ही ने कर दिया। नहीं वो ऐसे ही हो गया। विद पावर बहुत चीजें बदलती है सर जीवन में, अच्छी बुरी नहीं, दोनों। पावर न भी होता तो हम तो 9 साल एक दूसरे को परख कर हमने शादी की। नहीं, आप दोनों के बीच में नहीं, बाकी लोग बात करो। प्यार में तो इंसान कहते हैं ना अंधा हो जाता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता कुछ, दिखाई पड़ा होता तो फिर आप दोनों लोग घर परिवार थोड़े छोटे नहीं, हम तो आंख खोल के प्यार किया हमने, अंधे में क्या नहीं अच्छा होता। लगा था आपको मैडम में, आवाज के अलावा? उनकी आंखें। कुछ शेरो शायरी सुना दीजिए मैम के लिए, हम काट के डाल देंगे मैम को, मैम रील देखती ही हैं। नहीं वो कवि वो हैं। जब आप कभी फिर भी उनको कोई 2 लाइन, अरे आप नहीं जब देखिए मैं बेसुरा हूँ, मैं कविता सम्मेलन उनका भी देखने नहीं जाता। मेरी आवाज़ के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री जी ने पूछा, तो आप समझ जाइए कि मैं जो चीज़ मुझे नहीं करना वो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आप ये मान लिया। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है, किसे पूछ लेते हैं। ये जो अभी लव जिहाद वाला टर्म चला है, आप इसे मानते हो कि कुछ केसेस तो हैं जहां पर घटनाएं हुई हैं, जहां पर सीरियसली रहा है? केरल में और कई जगह हाँ, नाम बदल के मैंने शाहनवाज बता के शादी की, उनको रेनू जान के शादी की। कई लोग नाम बदल लेते हैं, कई लोग धोखा देते हैं, साजिश करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, तो ये गलत है। लव जिहाद वाला विषय तो सही है, आजकल अब कई लोग ऐसे हैं, लेकिन उसके वजह से जो रियल में इश्क होता है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। कई मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी की। आमिर खान की बहन, मैंने अभी पढ़ा आमिर खान पे, आमिर खान की बेटी, आमिर खान की बेटी, आमिर खान की बहनें जो हैं सब हिंदुओं में शादी की उन्होंने। और क्या। और मैं जब रोज टीवी पढ़ता आमिर खान ने लव जिहाद किया, अरे भाई सैफ अली खान की बहन ने शादी किया हिंदू से। हाँ, तो ये बहुत लोग मोहब्बत में, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन कोई प्लानिंग से किसी की साजिश करके करे, और मोहब्बत साजिश का शिकार नहीं होनी चाहिए। ठीक। हैप्पी मैरिज का फॉर्मूला क्या है? बस बीवी हमेशा सही होती है, यही? एकदम, जब वो गुस्से में हो तो खामोश रहिए। वो जब, और कहीं भी जाइए, मेरा तो फार्मूला ये है, मैं घूमता रहता हूँ, जहाँ कोई अच्छी चीज़ मिल गई, अच्छी साड़ी, अच्छा सूट, अच्छा कुछ, वो ले लेना है। अभी भी? हाँ, अभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ। रोमांटिक आदमी है शहनाज हुसैन। अभी नहीं, अभी भी मैं गया था अभी पुट्टापुर्थी जिले में धर्माड़म, वो सत्या के प्रचार में, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, तो वहाँ एक मुझे वीविंग की जगह ले गए, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत महंगी साड़ी बन रही। तो इन्होंने कहा कि ये साड़ी रेखा पहनती हैं, ये नीता अंबानी पहनती हैं। उन्होंने कहा कितने की है? तो उन्होंने कहा कि 1 लाख की है। तो उन्होंने कहा आप कितने में देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके लिए 30,000 की, मतलब कॉस्ट पे। हमने कहा खर्चा लगा उसको, बाकी दिया मोहब्बत में। तो मैं ले आया, वो वहाँ से उनको दिया मैंने ला के। तो कहीं भी जाते हैं, और मैंने वो गूगल रुपए से उनको पे किया। तो हैप्पी मैरिज लाइफ की यही है कि आप पहले दिन की तरह उनके जज्बात की कदर करते रहिए। और जब वो गुस्सा हो तो चुप हो जाइए। नहीं, गुस्सा हो तो खिसक लीजिए या चुप हो जाइए। हमारी नहीं हुई ना, इसलिए पूछ लेते हैं कई बार। नहीं, मैं तो आप इतनी कहानियां सुन चुके हैं कि आपको और आसानी होगी। इसीलिए हम काफी सीख रहे हैं आप लोगों से हम। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, देर से मत कीजिएगा। नहीं, मम्मी देख रही हैं, कुछ हुआ तो शायद साल भर में हो सकता है आपको हम बुलाएं। मम्मी को आप पर भरोसा नहीं है? हमको अपना भरोसा नहीं कि बच्चा चुन के लाए। आगे बढ़े सर। एक बड़ा आपकी एक योजना है जो बड़ी पॉपुलर है, जिसने आपको बड़ा फायदा भी पहुंचाया है, लेकिन उस पर सवाल ही बहुत उठता है। वो योजना है राशन देने की। कोविड में आपने शुरुआत की। मेरी मम्मी क्योंकि टीचर है, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं, इसका फायदा बीजेपी को बहुत बड़ा मिला है, बम्पर मिला है जी, बम्पर मिला है। सबसे ज्यादा फायदा अंडर करंट जिसे हम कहते हैं, वो ये राशन वाले होते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि राशन देकर क्या आप वाकई में देश को समृद्ध बना रहे हैं, या जो आप पर आरोप लगता है कि एक तरीके की बिन कही खैरात है जो आप देकर उन लोगों को आदी बना रहे हैं कि ये लॉलीपॉप लेते रहो, वोट देते रहो, तुम्हारा भी घर चलता रहेगा, तुम आदी हो जाओगे, हमारे बिना रह नहीं पाओगे। इसको वोट के जरिए मत देखिए। जब योजना शुरू हुई थी तो कोविड के वक्त, ठीक है, उस वक्त तो जरूरी था। बाद में लगा कि जो गरीब आदमी है, एकदम नहीं कमा पा रहा है, सरकार की इतनी योजना है, रोड की, पुल की, इसकी उसकी, बहुत सारी योजना है, उसमें लाखों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, और अगर इसमें 80 करोड़ लोगों को ये अनाज मिल जाए तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, जो कमाएंगे उससे वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये योजना बहुत मोदी सरकार की, मैं जब ज़मीन पे जाता हूँ
तो साहब इसका तो असर साफ दिखता है। ट्रू है, मैंने अभी 100%। ट्वीट भी किया था, हम्म, और मैं छपरा में एक जगह गया तो महिलाओं ने कहा खिलाता है मोदी, हमारी वोट फिक्र काहे करता देंगे? हूँ, क्यों नहीं देंगे, दूसरे को क्यों देंगे। ट्रू। तो इसमें देखिए किसी के यहाँ अनाज न पहुँचना, एकदम अनाज नहीं है तो गरीबी रेखा के नीचे वालों को है, तो उनको ये योजना बहुत अच्छी ये है। आपकी बात मैं सहमत हूं, और मैं खुद के आपसे कहा, मैंने शुरुआत ही की कि इस योजना का लाभ बहुत बम्पर मिल रहा है, लेकिन जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो मिल रहा है, साहब गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं ना, तो- सिर्फ उनको गरीबी रेखा के नीचे मानेंगे। एक पॉइंट फिर ये आएगा ना सर कि 10 साल कार्यकाल में अगर आपके 10 साल कार्यकाल के बाद भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो फिर तो ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएगा ना सर कि ओवरऑल आपने काम नहीं किया अच्छा अपलिफ्टमेंट के सुनिए, लिए। 25 करोड़ को ऊपर लाए कि नहीं लाए? 25 करोड़ आप छोटी बात समझते हैं? 25 करोड़ लोगों को मोदी ने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तीसरा कार्यकाल आने दीजिए, आ ही जाएगा। तीसरे कार्यकाल में देखिएगा 50 करोड़ के करीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। 80 में 20 करोड़ कम राशन हो जाएगा, 60 करोड़ पर कम हो जाएगा। 50 करोड़ जो उल्टा ना ले लें आपको कि राशन कम हो जाएगा, आपका वोट दे देंगे। नहीं, ये जिद है मोदी जी की कि गरीब को भूखा नहीं मरने देना, और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ऊपर लाना। ठीक है, ये जिद है प्रधानमंत्री। इस पर एक सवाल मेरा और आता है, कई बार जब हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो अब जैसे मुझे एहसास होता है कि इस देश में शिक्षा बड़ी महंगी है, इस देश में स्वास्थ्य बड़ा महंगा है। जब शुरुआत हुई थी, जैसे जेएनयू में मैं प्रोटेस्ट कवर करने गया, तो कई बार जेएनयू की फीस बढ़ने पर बड़ा हंगामा होता था। यार पहले बहुत सस्ती फीस थी, बाद में थोड़ी महंगी हुई, तो वहां बड़ा लोगों ने कहा अरे 5-5 साल पढ़े रहते हो, अगर 2000 देना है तो क्या नुकसान है। तो जब मैं उन लड़कों से मिला तो उन्होंने कहा कि यार जेएनयू जैसे 2-4 नए संस्थान तो खड़े हुए नहीं, अगर कोई कॉलेज ऐसा जहां कम फीस है, जहां पर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वो बना हुआ है, तो उसका दाम बढ़ाना जरूरी है या उसकी तरह 4 कॉलेज खड़े करना। तो मेरा सवाल फिर मेरे मन में थॉट ये आया कि विकसित देश की सबसे पहली पहचान होती है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें जो हैं वो आपको आसानी से या मुफ्त में मिल जाए। आपको लगता नहीं कि ये राशन के साथ साथ अगर आप कर ही रहे हो और इतना टैक्स आप लेते हो, तो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य ये थोड़ा सस्ती या मुफ्त होनी चाहिए जिससे ज्यादा देश विकसित होगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसीलिए 5 लाख की योजना जो आयुष्मान भारत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य में शुरू की गई। दूसरा, मोदी सरकार ने तय किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करें, हर जिले में, और वो शुरू हो रहा है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ की शिकायत रहती है, आप ठीक भी हो तो 2 बोतल पानी चढ़ा देंगे आपको, आप ठीक हो सकते हो जबरदस्ती आईसीयू में ले जाएंगे, उसके बाद वेंटिलेटर पे भी डाल देंगे। तो ये शिकायत, क्योंकि मैं बिहार के जो नेता हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य वाले लोग आते हैं, यहाँ एडमिट कराइए, तभी तो एम्स ज़्यादा खोला मोदी जी ने, तो एम्स ज़्यादा खोला है। आप पर ये भी आरोप लगता है सब कागज में खुला है, नहीं, जमीन पे इतना नहीं हुआ अभी है। पटना वाला तो गए, ज़्यादातर बहुत दिल्ली के एम्स पे बहुत बिहार के लोग आते थे, पटना एम्स से बड़ी मदद मिली है। और दूसरी चीज़ हुई जो शिक्षा का आपने सवाल किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस बहुत मनमानी है, बहुत जबरदस्त। हाँ, कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर तो ऐसे खुल गए हैं कुकर मुत्ते की तरह कि लगता है कि हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई बोर्ड लगा दे रहा है कि 50 जो टॉपर हैं उसी के यहाँ टॉप किए, कपड़ा भी वही देंगे, बैग भी वही और देंगे, एक यहाँ पे वो बैग दे देंगे और एक ड्रेस दे देंगे। और मैं भागलपुर में ही देखता हूँ हजारों बच्चे, अब पटना में देख रहा हूँ, दिल्ली में तो है, कोटा में है, हर जगह। तो फिर अब छोटी छोटी जगह, अभी मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ पे देखा कि कितने कोचिंग संस्थान हैं, झुंड के झुंड बच्चे निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों को सलाह भी दूंगा कि क्या शिक्षा में ऐसी पहल की जाए कि स्कूल में पढ़ते हुए भी उसको कोचिंग की तरह और माहौल अच्छा मिल जाए। और स्कूल की फीस का भी एक रेगुलेशन हो कि नहीं, कपड़ा हो गया कि फलाने ब्रांड का पहनोगे तो इतना महंगा। आप शहनवाज जी का लड़का डीपीएस में पढ़ रहा है, आप सांसद रहे, आपका बढ़िया रहा, बट हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना सर। लेकिन आपको ये भी बता दूं, मैं वसंत वैली और बड़े बड़े जो स्कूल हैं, श्री राम स्कूल, ये सब में नहीं पढ़ा पाया क्योंकि फीस बहुत थी। मुझे उस मुकाबले में डीपीएस ठीक लगा, हम लोग तनख्वाह पे ही डिपेंड थे। आप सांसद भी नहीं अब? नहीं, अब नहीं, अब तो बच्चे मेरे पढ़ लिए। छोटा बेटा लंदन में बैंकर है, बड़ा बेटा
मॉडलर किचन की एक अच्छी कंपनी मेकरमैन के नाम से वो चला रहा है। तो हम तो अब मेरे बच्चे अब मुझे देख तो के सांसद रहते आप नहीं पढ़ा पाए थे? नहीं, वो बड़े बड़े जो स्कूल आप कह रहे हैं, केंद्र में आप तो अरे तनख्वाह कितनी होती है आप समझ रहे हैं? आप सांसद की कितनी, 1-1.5 लाख के अंदर ही सामने वाली ना, नहीं, मंत्री रहते नहीं पढ़ा पाए। सामने वाली तनख्वाह ना। मंत्री रहते नहीं, सामने वाली ही होती है भारतीय जनता पार्टी अरे के। आपके बिहार में कितना नेता है जिनका आप 20 साल पहले फोटो देखो और आज देखो। हमारे यूपी में नेता लोग को तो पता नहीं कौन सा जादू होता, छड़ी होती कि सब गरीब के बेटा होते और सडनली एकदम अरबपति उद्योगपति। ना हम तो अरबपति हैं ना उद्योगपति हैं। ये सही है कि आप मैं पीछे रह गए, मतलब अपने दोस्तों कपड़ा से नहीं सीख पाए आप। नहीं, हमारे जो बीजेपी के दोस्त हैं वो ऐसे नहीं हैं। आप कांग्रेसियों की अरे बात आपकी कर रहे हैं। पार्टी दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई। नहीं, पार्टी बन गई ना। हमारे जो पार्टी में वर्कर हैं हाँ, वो आज भी सुचिता के साथ राजनीति कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। सारे। और जो कांग्रेस से आए हैं वो कांग्रेस से आए तो हमारे माहौल में ढल जाएंगे। वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन आप कहते हैं, माहौल होता है ना। जहाँ माहौल होगा, खिदमत करना है, सेवा करनी है, सेवा ही धर्म है, नर सेवा नारायण सेवा है, ये मंत्र लेकर आते हैं। और जगह है खुद की सेवा सबकी सेवा है। तो लोग कहते हैं, एक नेताजी थे वो कहते थे मैंने अपने कौम के लोगों का बड़ा भला किया। तो एक ने पूछा कि कौन से कौम के? आपने तो खाली अपने बच्चों का भला किया। तो बोला कहा बदतमीज, क्या वो कौम में से बाहर हैं? उनका भला किया तो वो भी तो कौम में शामिल है। ठीक है। आरजेडी कहती है हमने 4 लाख नौकरी दी है। तेजस्वी जी बड़ा कहते हैं कि जब नीतीश जी की सरकार थी तो हम ये कहकर आए थे, तब नीतीश जी उधर थे। जब वो हमारे साथ आए, क्योंकि नीतीश जी तो यहाँ से वहाँ उस कुर्सी से इस कुर्सी बैठा करते हैं जब उनका मन करता है, तो वो कह रहे थे कि वो हमने 4 लाख नौकरी दी और 40 में से हमको डबल डिजिट में इस बार बिहार की जनता देगी। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव की पिछली बार सीट 0 थी। उनका संघर्ष 0 से 1 होने का है। हमारा भी 1 सीट का संघर्ष है, उनका भी 1 सीट का संघर्ष। आगे लग गया एक तो 0 के पहले। उनका 1 सीट का संघर्ष है, वो 0 से 1 होना चाहते हैं, खाता खोलना चाहते हैं। हम 39 से 40 होना चाहते हैं। बिहार की लड़ाई मैंने आपको एक लाइन में समझा दी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय में तय किया था कि हम इतने शिक्षक को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव के पास शिक्षा विभाग उनके पास नहीं था। उनके मंत्री जो थे रामचरितमानस वाले, जो ज्ञान देते रहते थे, चंद्रशेखर यादव, उनके पास याद आ गया। और पूरी प्लानिंग की नीतीश कुमार ने। बिना मुख्यमंत्री के कुछ होता है क्या? आप बता दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने कोशिश किया, वो कह रहे हैं कि हमने किया। अगर मैंने 17 इथेनॉल प्लांट लगाया, टेक्सटाइल पार्क लगाया, तो मैं कहूँ सब मैंने किया। अरे भाई, नीतीश कुमार का भी तो रोल है। सही बात। बिना मुख्यमंत्री, आप अपने चैनल के एडिटर हैं और आपका कोई रिपोर्टर अच्छा काम करेगा तो आपका कोई क्रेडिट ही नहीं है। बात है। तो आप कहेंगे नहीं, रिपोर्टर ना होता तो ये चैनल ही ना होता। बिल्कुल सही बात। ऐसा थोड़ी होता है। 100% सहमत। तो जो बिहार में बिना उद्घाटन के पुल गिर गया था, वो भी नीतीश जी खोटे में गया होगा। हाँ, पुल हवा में उड़ गया था। बिना उद्घाटन हुए चला गया। एक बार वो पुल हवा में उड़ गया, आंधी में। वो जो स्वास्थ्य को लेके आए दिन बवाल होता है, वो जो पेपर चोरी हुआ है, फिर ढह गया, फिर बह गया। उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार को अपनी कीमत पे उसको बनाना पड़ेगा। वहां ठेकेदार गलती होगी, वहां नीतीश जी नहीं, ठेकेदार को कोर्ट ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा। तो नेता फंसता कहाँ? लालू जी छोड़ दीजिए, बाकी नेता कोई फंसा कहाँ तक? नहीं फंसेगा क्यों? नीतीश कुमार तो ईमानदारी के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी का कोई परिवारवाद थोड़ी है उनके यहाँ। वो तो बिहार के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक बार उनकी प्रशंसा की है। तो दोनों की है, मतलब वो कटाक्ष भी है, तारीफ भी है। अब तो पता ही, अब तो जनता भी सीरियसली नहीं लेती सर कि कब क्या बोल रहा है कोई। कहा गया था कसम खाएंगे नहीं जाएंगे, इधर आएंगे उधर। अब तो आपको नहीं लगता कि सबसे भी बड़ा इमेज डैमेज होता है कि यार आज यहाँ बैठे हैं, आजकल गाली दे रहे हैं, फिर दोस्ती कर रहे हैं, फिर पार्टी मना रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं। इसीलिए तो इसको राजनीति कहते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ। और राजनीति में नीतीश कुमार जी पुराने साथी हैं, हमारे साथ आए हैं। उन्होंने खुद ही मंच पे कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो उधर से तो कहते कब वो नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे। देखिए मनोज तिवारी जी कहे कि आजकल बड़ी गंदी गंदी पिक्चर देखने लगे हैं। आप ही पार्टी कहा गया था नीतीश जी को। कहाँ गंदी पिक्चर? अरे जो विधानसभा में बयान दिए थे। देखिए वो एनसीईआरटी के बुक में
वो जो कुछ शिक्षा दी जाती है। अच्छा, आप जेडीयू का ही प्रचार कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, तो आपका डिफेंड करना बनता है फिर तो। नहीं हम तो दोनों का कर रहे हैं। तो उसमें से जो नहीं कहा जाता, कुछ चीजें हैं ना जो पढ़ाया जाता हम है समझ गए स्कूल सर, में, आपकी मजबूरी है, वो ठीक कहाँ है, कहा छोड़ जाता देते हैं सर, नहीं आपकी कहा जाता है आपकी क्या? मजबूरी है। अब आप ही किसी को बुला लीजिए यहाँ, सही बात है। और उसके गायनोकोलॉजिस्ट को बुला लीजिए। आपने डॉक्टर सरीन को बुलाया, अच्छी अच्छी बात सबने सुना होगा, लेकिन आप वो गायनोकोलॉजी की कई चीज बता देंगी तो उसको ब्रॉडकास्ट कीजिए। तरीका बताने का भी, हाँ, किस तरह तो आप बता रहे हैं, वो बता दिया था। वो उनसे खुद थोड़ा माफी बह मांग गए थे। नहीं, माफी मांग ली थी उनके लिए, तो इसलिए उम्र दराज है, आप भी माफ आप ही करिए। के पार्टी से मनोज तिवारी जी सांसद जो है दिल्ली के, वो कह दिए थे कि आजकल रात को बहुत गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं। अब पता नहीं कब कहे, हमने तो नहीं सुना। अच्छा ठीक है, और राहुल गांधी जी, हर आदमी को अच्छाई कुछ बुराई होती है, ये तो आप भी मानते हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा होगा। जी। राहुल गांधी में क्या बुराई लगती है आपको? कोई बुराई नहीं लगती, क्या अच्छाई दिखती है आपको? अच्छाई दिखती है कि वो कांग्रेस के नेता बने रहें और हम सरकार में उनकी वजह से जीतते रहें, अपने काम पर भी और सामने वो बने रहें। आप देखते हैं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियोस को अब मिलियन शेयर होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि इस बार इंडिया आ जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, एनडीए। नहीं, राहुल जी पदयात्रा करके आए हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार उनकी टीम आ गई है जो अच्छा अच्छा वीडियो बनाती है, और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में व्यू तो मिलेगा ही। अब तो ज़माना है नहीं, टीआरपी का झगड़ा रहता था कि मैं आगे नंबर 1, मैं नंबर 1, लेकिन यूट्यूब पर और व्यूज़ पे तो पता ही लग जाता है कौन नंबर 1, तो वो पता लग जाता है। तो ये कटाक्ष के अलावा कोई अच्छी आपको क्वालिटी नहीं दिखाई पड़ती राहुल जी में? कोई ऐसा खूबी कुछ जो सीखने लायक हो? अच्छे इंसान है। कैसे पता आपको? मिले राहुल जी से? अब तो पार्लियामेंट में साथ रहे, बात होती थी आपकी? हाँ, जब मिलते थे तो मुलाकात होती थी। तो क्या बातचीत की, कुछ क्या आपने सीखा? नहीं, राहुल ऐसे हालचाल ही पूछते तो और क्या बात करेंगे, उनसे कोई ज्ञान लेना था क्या, या उनसे बताते कि पार्टी को कैसे छोटा करते हैं, ये थोड़ी पूछना था। अगर वो पार्टी को बढ़ा रहे होते तो पूछते उनसे। ठीक है, आप अटल जी को भी देखिए, मोदी जी को भी देखिए, आपकी नजर में दोनों में आप किसके करीब अपने आप को पाए? नहीं, करीब का क्या बात है, देखिए अटल जी, जैसे भी मोदी जी का एक बयान आया था, अटल जी फादर फिगर थे, हाँ, और मोदी जी बड़े भाई की तरह। तो बड़े फादर जो होते हैं उनकी बात अलग होती है, फादर फिगर की। जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ, और बड़े भाई जो होते हैं उनका अंदाज अलग होता है, वही अंदाज है इनका, जो कहना मुंह पे कहना, टोक के कहना, चिंता करना। तो मोदी जी अटल जी के रास्ते पर ही तो चल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। जैसे रवि किशन जी ने एक बिल पेश करने की बात की थी पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर, हालांकि लोग उनका ही मजाक उड़ाए कि 4 बच्चा ये पैदा किए हैं, आपके तो 2 ही शायद है। पॉपुलेशन कंट्रोल आना चाहिए क्योंकि इससे मुसलमानों को अक्सर टारगेट किया जाता है। अब पानी चाहिए आपको, ये वो वाला पानी नहीं है जो वायरल वाला होता है, ये साधारण वाला पानी है। ये आपके सवाल पर पानी नहीं है, ऐसे ही पी रहा हूं। आजकल पानी वाला वीडियो फिर वायरल होने लगा है, इसलिए हमने पहले क्लियर कर दी कि ये वो वाला पानी नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर शहनाज जी पानी पीने लगे। नहीं, हाँ, वो कोई करना चाहेगा तो कर देगा उसको। देखिए, ये सही है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ मुस्लिम समाज में भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके भी कई फ्रेंड्स मुस्लिम होंगे, अब वो बहुत सारे मेरे ऑफिस में काम करते हैं बहुत सारे लोग, 7-8 बच्चे 6 बच्चे नहीं होते। पहले ज़माने में प्लेग होता था, हैज़ा होता था, तो हिंदू परिवार में भी बहुत बच्चे होते थे। यानी आपके जो चाचा होंगे या बाबा दादा, हाँ, काफी मेहनती थे वो लोग। वो नहीं, मेहनती की वजह से नहीं, वो क्या था कि अब एक बच्चा भी हो तो उसका इलाज संभव है, 10 चीज़ संभव, तो वो दिक्कत नहीं रहती। तो अब ये प्रचार हुआ है कि छोटा परिवार सुखी परिवार है, तो मुस्लिम समाज में भी छोटा परिवार होगा तो अच्छा होगा, इसमें किसी को क्या एतराज? तो फिर क्यों ऐसा लगता है मुसलमानों को? हमारे जितने भाई हैं सबके 2 बच्चे हैं। ये ज्यादातर जो जितने भी मेरे भी मित्र हैं उनके भी परिवार में 1-2 देखिए, परसेप्शन चलता है मुसलमान की 4 बीवियां होती होंगी। अब लोग समझ रहा है 4 लेके चल रहा हो, एक नहीं संभलती, 4 कहाँ से लाएगा? आपके कितने दोस्त हैं जिनकी 4 बीवी है? हमारे कोई दोस्त नहीं, इनकी 4 बीवी है। आपकी खुद एक नहीं है तो आपके दोस्तों की 4 कहाँ से होगी? और कितने आपके मुस्लिम दोस्त हैं जिनके, मतलब मेरे मुस्लिम दोस्त ऐसे हैं जो 4-5 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, बीवी नहीं उनके पास 4। नहीं, गर्लफ्रेंड का तो आजकल हिंदू मुस्लिम का इसमें पैमाना ही नहीं है। उसका पैमाना ये है कि वो किसके कितने हैं,
किसमें वो टैलेंट अलग- कितना है छिपाने का? हाँ वो छिप आजकल पहले बताना होता था, लोग कहते थे इश्क और मुश्क छुपता नहीं, हाँ आजकल इश्क मुश्क से भी ज्यादा प्रचारित हो जाता है। हाँ। तो ये परसेप्शन बना हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं, गुप्ता जी हैं, वो जब मिलेंगे वो टीवी पे इंटरव्यू करते हैं, तो वो कहेंगे मुसलमान की 4 बीवियां 40 बच्चे होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके कितने दोस्त हैं हाँ कि जिसकी 4 बीवियां 40 बच्चे हैं? उनका मेरा तो मुसलमान एक ही दोस्त है, शाहनवाज हुसैन। तो मैंने कहा मुझको देख के राय बनाइए ना आप ऐसे ही फैशन हो गया कहना। तो ये फैशन हो गया है, इसमें प्रचार की जरूरत है, प्रसार की जरूरत है नहीं तो फिर इसमें कि क्वेश्चन ये आता है, मुस्लिम समाज में भी छोटा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 ही बच्चे आपके हैं, अब सही बात है कि मेरे भी जितने मित्र दिखाई नहीं पड़ते, तो फिर जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात आती है तो इसको लेकर इतना हवा क्यों बन जाता है? फिर तो बड़ी नॉर्मल चीज होनी चाहिए कि आ गया ठीक है, वैसे भी लोगों के बच्चे 2 ही हैं। नहीं, अब देखिए कई लोगों की अलग अलग राय रहती है। अब जो भी आप बिल लाएंगे उसमें ट्राइब्स पर भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये सवाल लोग उठाते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद तो यूसीसी अब कहते हैं कि क्या ट्राइब को छोड़कर करेंगे, क्योंकि वहाँ तो रिवाज है। हाँ सही बात है। अब वो ट्राइब कहेंगे कि हमारे हक में हकमारी हो रही है, तो इस पर राय बनाई जाएगी। यूसीसी का मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू कोड बिल मुस्लिम पर थोप देना है। हिंदुओं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसी से। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो जनेऊ पहनना पड़ेगा, कब्रिस्तान की जगह शमशान जाना पड़ेगा, ये पैजामा की जगह धोती पहनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, यूनिफॉर्म दुष्प्रचार बहुत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये तो मैरिज रिफॉर्म ही है, और क्या है। हिंदू, जैन, सिख, पारसी इन पर ज्यादा नहीं असर है। जो असली असर पड़ेगा वो मुसलमानों पर पड़ेगा कि आप लोग जो शरिया लॉ या इस्लामिक लॉ फॉलो करते हैं उसकी जगह आपको कॉमन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। देखिए तलाक वाला तो हो ही गया, झटका वाला, हाँ, जो ट्रिपल तलाक वाला तो बंद ही हो गया, वो यूसीसी आने से पहले बंद हो गया। ठीक है। अब बच गया मैरिज रिफॉर्म। हाँ, वही 4 बीवी 40 बच्चे। गर्लफ्रेंड कितनी भी रखो, बीवी जो है वो एक ही रखनी पड़ेगी। लीगल एक रख सकते हो। अब इसमें मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता, वो आप ही की बात मैंने कही। आपने कहा था कि 4 गर्लफ्रेंड है आपके कई दोस्तों के। हाँ, हमारे दोस्तों के तो 1-2 हैं ऐसे जिनकी 3-4 हैं। आपके भी दोस्त ऐसे हम इस उम्र में भी है ऐसे जो 4 मतलब 4 रख रहे हैं? आप मेरी उम्र कोई बहुत बड़ी मान रहे हैं क्या? मैं राहुल गांधी से 18 महीने 7 दिन बड़ा हूँ बस। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। ठीक है, 50 प्लस में भी 4 रख सकते हैं, मतलब भविष्य उज्जवल है। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। और आपको भी सलाह है कि आप जल्दी शादी करें। आपकी नज़र में कोई होगा जरूर बताइएगा सर। नहीं, मैं रिश्ते थोड़ी तलाशता हूँ। आप जाइएगा, एक जगह लगा हुआ है रिश्ते ही रिश्ते। जब हम दिल्ली आए, आप देश भर में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, अब आप उससे मिलके गए हैं, कोई आपको अच्छा दिखेगा योग्य तो आप उसको बता दीजिएगा आप कि हमसे संपर्क कर ले। आपको चड्डा है ना वो आम झाड़ू वाला, हाँ, तो झाड़ू वाले चड्डे की तरह लोग कहते थे कि आप दिखते हैं। परिणीति की शादी में बड़ा हमको मैसेज आया था कि तो शुभकामनाएं शुभांकर जी। और मेरा मानना है कि आप वो भी शायद तो बीजेपी मानने वाले हैं। नहीं, मेरा मानना है कि बीजेपी में तो भी आने वाले आप चड्डा से ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। वो लोग मिला के आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो जब उनको मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती है? अच्छा, बीजेपी में आ रहे नहीं आ रहे सर? राघव जी भी बड़ा चल रहा है आजकल। नहीं, अभी उनके आंख में कुछ तकलीफ, बहुत लंबी समस्या हो गई। हम ऐसे तो आंख के डॉक्टर इंडिया में बहुत अच्छे हैं। वो भागवत आज़ाद जी के बेटे हैं डॉक्टर राघवेंद्र आज़ाद, बहुत अच्छे आई सर्जन है। तो मेरे से अगर सलाह लेते तो मैं उनसे दिखवा देता। बीजेपी वालों सलाह लेनी चाहिए उन्हें। लेकिन आम आदमी है ना, आम आदमी को लंदन में ही डॉक्टर मिलता है, तो आम आदमी तो खास लोग होते हैं। तो यूसीसी पर आपकी राय क्या, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, यूसीसी एकदम आना चाहिए, इस पे मेरी एकदम राय है। सबके साथ या जो ट्राइबल्स को अलग करके चल रहा है? अब इसमें आपकी राय? नहीं, इसमें मैं अभी कोई राय नहीं दूंगा कि किसको छोड़ना चाहिए, किसको लेना चाहिए। लेकिन यूसीसी कंसेंसस बनाएगी सरकार, ठीक है, और यूसीसी पे काम सरकार कर रही है। अभी उस पर बहुत सारे लेक्चर हुए हैं, मैंने बहुत पढ़ा है उसको, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सवाल होते हैं तो मैं खुद ज़्यादा पढ़ता हूँ। ऑनलाइन ही पढ़ा है कई बार। सुशील मोदी उस पर बहुत, वो जो हमारी लीगल कमेटी थी उसके
उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत मटेरियल मुझे दिया था, तो मैंने उस पर बहुत पढ़ा है। लेकिन वो लोग मान रहे हैं 24 वाली सरकार में हो जाएगा शायद यूसीसी। अब तो जो वजीर आजम बनेंगे वही बताएंगे ना, अब बनेंगे तो वो आपके कलीग है ना। नहीं तो मैं अभी से उनके बिहाफ पे सब कुछ बताने के लिए थोड़ी हाजिर हूँ। ठीक है, आपने कहीं कि स्टेटमेंट दिया कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा नहीं था। देखिए, संविधान कहते बदल देंगे, हम्म, जब संविधान बना था तो उसमें ये सब था, सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ऐड किया गया था। ऐड किया गया ना बाद में। ये बाबा साहब ने नहीं लिखा ना, संविधान सभा के लोगों ने नहीं लिखा ना। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो मुसलमानों को हुआ है। हम सेकुलरिज्म के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, सेकुलर ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। अरे तू सत्ता के लिए हो रहा है, नाम सेकुलरिज्म का ले रहा है। तो इसलिए मैंने कहा इस सेकुलर वर्ड से कहने के लिए है ये उन्हें कसमे वादे बात प्यार वफा सब बातें हैं बातें का। मैं कहता हूँ कसमे वादे सेकुलर वर्ड, बातें हैं बातों का तो क्या। संविधान से सेकुलर हटा देना चाहिए। नहीं, सेकुलर क्या करना है? सेकुलरिज्म का अचार डालना है, उससे क्या मिल गया? मुसलमानों को क्या मिल गया उससे? मुसलमानों को तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज है। सी और डी कैटेगरी में इंटरव्यू खत्म कर दिया, कोई भेदभाव ही नहीं होगा। सब जितनी योजना है सबके लिए आएगी। हमको भारतीय बनकर रहना है। मैं बराबर कहता हूँ कि पूरे दुनिया में आज एक पिक्चर बनाया जा रहा है। कुछ लोग यूट्यूबर हैं, कुछ लोग बागी पत्रकार हैं, वो लोग क्या करते हैं, दिन रात मुसलमानों पे ये खतरा है, हमें तो कुछ नहीं दिखता। एक दौर था जहाँ दंगे ही दंगे होते थे, दंगा और फसाद। यही मेरठ में, मलियाना में मुसलमानों को इकट्ठा करके कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार ने छाती पे गोली मार दी थी। वो तब वो सेकुलर पार्टी थी। आज कहीं दंगा नहीं, एक दो जगह कहीं झगड़ा होगा, कोई हो गया, पटका रख लिया, बोल जय श्री राम। अब उसका मन एक थप्पड़ मार के जय श्री राम कहलाने में हो रहा है। श्री राम जी मोहताज हैं किसी के जबरदस्ती बोलने के, या लोग कम हैं जय श्री राम नारा लगाने वाले? ये एक दो चार लोग ऐसे होंगे, लेकिन वो हमारे पार्टी के नहीं होते। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया जाता है और कहा जाता है सेकुलरिज्म खतरे में, सेकुलरिज्म के नाम पर ये नेता खतरे में, ये इस तरह की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत में मुसलमानों को जो आज हक है, मैं इसको आज नहीं कह रहा हूँ, मेरी मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट देख लीजिएगा। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, और ऐड किया मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा जो बराबरी में चले। लोग कहते हैं कि चापलूसी है सर ये। अच्छा, ये चापलूसी है? लोग कहते हैं कि बीजेपी वाला हर नेता अपनी दो लाइन में आप लोगों मोदी जी से शुरू करता है, मोदी जी बीच में, मोदी जी ब्लैक कोट पहन के बैठे ना, वकील हैं लोगों के, तर्जुमान हैं, आप उनकी तरफ से हमसे बहस कीजिए, ये मेरी चापलूसी है या सच्चाई है? यमन, सीरिया, सूडान, चिली, चाड, क्या हाल है पाकिस्तान मुसलमानों का? जो मुसलमान हिंदुस्तान में है उसके लिए हिंदुस्तान से अच्छा क्या देश होगा? संविधान बराबर। अरे हिंदुस्तान में तो हिंदू कह रहा है, अरे भाई अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और ये कहा मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है। तो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि आपको हिंदुस्तान से क्या एहसास होता है? तो उन्होंने कहा ठंडी हवा का एहसास होता है, जिनको हम मानते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन मक्का से बहुत प्यार था। जब मक्का में उनका जीना हराम कर दिया गया, जब उनके खिलाफ साजिश होने लगी, उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो जब वो मक्का से मदीना हिजरत किए, वहाँ से पलायन कहें उसको, हिजरत किए, तो उन्होंने किसको संबोधित किया? अवाम को नहीं संबोधित किया, मिट्टी को संबोधित किया। कहा है मक्का, अगर तेरे रहने वाले मजबूर न करते तो मैं जिंदगी के बाकी तमाम दिन तुझ में ही गुजारता। इसका मतलब है हमारे आका को अपने वतन मक्का से प्यार था। और अगर शाहनवाज हुसैन को अपने वतन हिंदुस्तान से प्यार है तो हम सही इस्लाम के रास्ते पे चल रहे। ये हमारा मुल्क है, और हमारे मुल्क का जो राजा है, जो बादशाह है, जो हमारे मुल्क का शासक है, जो हमारे मुल्क का प्रधान सेवक है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो अनाज देता है तो सबको, टीका देता है तो सबको, वो 5 लाख आयुष्मान भारत देता है तो सबको, वो सबका साथ, सबके विकास वाला है। तो इससे बढ़कर तो कोई नेता मिल ही नहीं सकता। मैं तो मुसलमानों से अपील करता हूँ, माइनॉरिटीज के लोगों से कहता हूँ, ये मौका है, डूबते नाव में मत बैठो। मैं बता रहा हूँ, आओ मोदी के नाव में बैठ जाओ, मोदी का दिल जीतो,
मोदी जीतने वाले हैं, आप उनका दिल जीत लो, देखो मोदी आपके लिए क्या करता है। ठीक। सबको लेकर चलेंगे। 140 करोड़ हिंदुस्तानी की खिदमत करना ये मोदी अपना धर्म समझते हैं, फर्ज समझते हैं, और इसको वो करते रहेंगे। ठीक, अब लास्ट राउंड है सर, समय समाप्त हो रहा है। रैपिड फायर। रैपिड फायर में कोई कैन एकदम आप अपने स्टाइल में जवाब देंगे, मैं आपको टोकूंगा नहीं, जवाब आपका होगा, सवाल सिर्फ मेरा होगा। सवाल नंबर 1, क्या देश में बीफ बैन होना चाहिए? एकदम बैन होना चाहिए। मैं ही हूं 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हजारों मुसलमान के बीच में ये हमने प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए गौमांस, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौमांस का सेवन बंद होना चाहिए। मैं और आप एक थाली में खाएं, हम कहेंगे हम भाई भाई हैं, और एक थाली में ना खा सके तो उसमें बाधा कहाँ आता है? एकदम बंद होना चाहिए। आपकी पार्टी पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से आप लोग चंदा देखिए, लेते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, ये गलतफहमी मत डालिए। मैंने लेख में। आरोप कहा है, आपको हाँ, बताया मैंने कि आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, हम्म, बीफ को लोग भैंस का मांस हिंदुस्तान में गौमांस का 1 केजी भी कोई एक्सपोर्ट माइका लाल नहीं कर सकता। हम्म, जो भैंस का मांस है, और वो तो पशुपतिनाथ में भी भैंसा चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। जो भैंस का बुफलो मीट है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बुफलो मीट, जब भैंस जो है जब बूढ़ी हो जाती है तो किसान वो भैंस बेच देता है और उसका मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है। जो वाइट स्किन मीट है जिसको गौमांस कहते हैं वो एकदम एक्सपोर्ट नहीं होता। जो कहता है वो झूठा है, मेरे से बहस कर ले वो। लेकिन बीफ बैन होना चाहिए आपके हिसाब से? गौमांस पूरी तरह बंद होना चाहिए। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए? एकदम आना चाहिए। संविधान से सेकुलर शब्द रहना चाहिए, हटना चाहिए? देखिए, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकुलर शब्द से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को होता है। ठीक है। मोदी जी अटल जी में ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, देखिए, पिता पुत्र की तुलना कर होती है क्या? वेल प्लेड। क्रिकेटर अच्छे होते आप। देश जो दूर का लाउड स्पीकर है या लाउड स्पीकर है, हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं में भजन चलता है और मुसलमानों में अजान होती है। लाउड स्पीकर रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? एकदम बंद होना चाहिए। मैं इसलिए, जब प्रोफेट आए थे तो लॉर्ड विलियम आया था उस टाइम में, वो ग्राहम विलियम जो है उसने लाउड स्पीकर बनाया। उसने तो बहुत बाद में बनाया। तब तो मस्जिद के ऊपर खड़े होके अजान होती थी, आसपास के लोग आ जाते थे कि नमाज का वक्त हो गया, घड़ी नहीं है। अब तो हर हाथ में मोबाइल है, लगा लीजिए ना टोन, और उसमें जैसे नमाज का टाइम होगा मस्जिद भागिए, जाइए मस्जिद में नमाज पढ़िए। कि लाउड स्पीकर सब जगह क्यों होना चाहिए? अब तो सऊदी अरब में, मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ, वहाँ भी लाउड स्पीकर का साउंड दूर का, मक्का में भी दूर का कम कर दिया गया, नज़दीक के लोगों के लिए। अजान क्यों है? आओ मस्जिद की तरफ, अजान है, यही तो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो ये कहने के लिए जो आसपास लोग हैं उनको बुलाना है। अब तो मोबाइल पे रहता है कहाँ कितने बजे नमाज है, आप जाइए, सब काम के लिए टाइम देखेंगे। खाने के लिए डॉक्टर कहेगा एकदम टाइम पे खाना खाइए, तो उसके लिए तो आप माइक नहीं लगाएंगे, आ जाओ खाना खाने। तो भजन के लिए या नमाज के लिए दूर दूर क्यों आवाज होनी चाहिए? ठीक है। अगला सवाल, क्या बिहार में वाकई में पूर्ण रूप से शराब बंद है? शराबबंदी पूर्ण रूप से है, लेकिन कुछ ब्लैक मार्केटियर हैं जो कुछ होम डिलीवरी की कोशिश करते हैं। गुजरात में शराब बैन है, बिहार में शराब बैन है। गुजरात में जो लोग बाहर से जाते हैं उनको तो अलाउड है, हाँ, उनको अलाउड है। गुजरातियों के लिए बैन है। बिहार में तो पूर्णबंदी का कम से कम कागज पर है, बाकी अंदर खाने तो जुगाड़ अलग कहानी नहीं, फिर भी शराबबंदी का बड़ा असर है। लोग कहते हैं कि ब्लैक में मिल जाता है इजीली। अब ब्लैक में तो ब्लैक में हर चीज मिलती है, तो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा पे कैसे बचेंगे सर? नहीं कुछ जहाँ क्रेडिट लेना वाले लेते मैंने तो आपको कहा कि कुछ ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश होती है जिसको सरकार पकड़ रही है। और उसमें कुछ लोग का पैसा भी भेजते हैं अच्छा मोटा।
हाँ, वो जब ब्लैक मार्केटिंग होगा तो कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे। ऊपर तक भी आता हो, ठीक है। ऊपर नहीं आता, नीचे नीचे करते हैं कुछ, क्या देश में पकड़े भी जाते हैं। देश में शराब, हाँ वो तो देखे पिक्चर में हम लोगों ने कि 4 ट्रक निकाल दो, आधा ट्रक रोक के रख दो, देखिए, पेपर में छपवा देते हैं। आपने एक ऐसे आदमी से सवाल कर रहे हैं हाँ जिसने जिंदगी में शराब छुई नहीं है, सर, मैंने भी तो इतना आप भी शराब शराब मत बोलिए, गुनाह होगा। मैंने भी नहीं छुई। मुझे तो गुनाह होगा। और डॉक्टर साहब ने कल तो और बता दिया है, तो उसके बाद तो और मेरे लिए डर पैदा हो गया। अगर नहीं, मैंने पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, खैनी कभी छुआ नहीं। मैंने भी सर। एक बार 10th में, जब 10th किए थे तो एक लड़का कैप्टन का एक सिगरेट ले आया था। हाँ। ऐसे पिया तो खांसी हो गई, हमने फेंका उसको। हमने ये भी नहीं मारा सर, नहीं। हमने पहली बार हमने एक घूंट उसका सिगरेट का लिया था, एक घूंट 10th। हमारी मम्मी ने हमको सिखाया था कि पहली बार मना कर देना तो बचे रहोगे। नहीं तो मैंने मना कर दिया ना उसको। तो क्या देश में शराबबंदी होनी चाहिए? शराब कहीं से अच्छी नहीं है। मैंने लोगों से पूछा, शराबियों से, कि यार इसको इतना पीते क्यों हो? तो मैंने सोचा कि रूह अफ़ज़ा शरबत जैसा होगा या कोल्ड ड्रिंक जैसा होगा। लोग कहते बड़ा तीखा होता है, फिर भी पीते हैं। जैसे मैं करेला नहीं खाता, तीता होता है, तो मैंने कहा क्यों खाना जो करेला जो मुंह तीता हो जाए, तो मैं करेला नहीं खाता। तो शराब न पिए तो अच्छा है। ठीक है। क्या दिवाली में पटाखे बैन होने चाहिए? पोल्यूशन बंद होना चाहिए। पटाखे बैन होने चाहिए? लाउड स्पीकर में आपने कहा कि जब नहीं, प्रॉफिट साहब आए तब नहीं चल रहा था मामला। नहीं देखिए, तब लाउड स्पीकर अगर आप सृष्टि को बचाना है तो दिवाली में नहीं, शादियों में भी पटाखे। इस बार डक नहीं कर पाए सर आप। नहीं, डक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो पोल्यूशन का, सृष्टि को बचाना है ना, थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप। सृष्टि को बचाना है। तो बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े? नहीं, मुझे लगता है कि बैन कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक भावना है थोड़ी, लोगों को लगता है कि चलो एक पटाखे तो चला लें दिवाली में एक। अब यहाँ तो वो जो लड़ी वाले पटाखे हैं ना, ऐसे पटाखे आने चाहिए जो पोल्यूशन कम ठीक हो। है, अजान लाउड स्पीकर बंद करना चाहिए, पटाखे धार्मिक भावना छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पोल्यूशन वाला पटाखा नहीं आना चाहिए। ग्रीन जैसे लड़ी होती है ना, हाँ, कोई ग्रीन पटाखा हो तो उसका इजाद करना चाहिए। ठीक है। क्या देश का हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे? अरे बड़ा ट्विटर पे चलता है, आप ट्विटर पे एक्टिव नहीं है? बहुत चलता था बीच में। अरे 1.9 मिलियन मेरे भी फॉलोअर हैं सर। हाँ, बताइए उसके बाद। आपने नहीं पढ़ा कभी? आप जितना ट्वीट करेंगे सब रिट्वीट करूंगा। हम तो छोड़ दे ट्विटर, हम तो खाली ट्विटर पे जानकारी लेते हैं। हम ट्विटर अब खाली लेने के लिए रखे, हम छोड़ने के लिए हमने छोड़ दिया। क्या देश का हिंदू खतरे में है? कभी नहीं। देश के हिंदू को क्या खतरा होगा? देश का हिंदू तो चलता है ना कि उठो हिंदू जगाने आए हैं। वो हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में ना नहीं। सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। ठीक है, ये आपने, मोदी जी एंटी मुस्लिम है? एंटी मुस्लिम? हाँ। क्या बात कर रहे हैं, ये तो तोहमत है, ये गाली है मोदी जी की। बीजेपी एंटी मुस्लिम है? एकदम नहीं। नहीं है? बीजेपी एंटी मुस्लिम होता तो उसका तर्जुमान शाहनवाज हुसैन आपसे बात कर रहा होता। तो लोग क्या इसी बात पे लोग कह देंगे सर टिकट तो नहीं दिए। अब टिकट बहुत बड़ा आपने पैमाना बना लिया है। जिसको टिकट मिल गया वो बहुत बड़ा आदमी, और जिसको टिकट नहीं मिला वो बहुत छोटा आदमी। आप ही कह रहे थे मोदी जी कितना बड़ा आदमी बन गए देखते देखते। तो टिकट से बने वो, टिकट से बने ना, टिकट मिला तब सांसद बने, सांसद बने तो प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, जो सांसद बने वो सच में अब आप गए थे विदेश, हरदीप पुरी जी आपका स्वागत कर रहे थे, आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ, हरदीप पुरी जी, जब मैं यूएन गया था, आप सांसद थे वहाँ, वो परमानेंट एम्बेसडर थे वहाँ, और बहुत विद्यार्थी परिषद में रहे, हम लोग के बड़े सीनियर हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो उन्होंने मुझे यूएन जनरल असेंबली में बोलने का मौका भी दिलाया था। बड़ा शौक था मुझे। टाई लगा क्या आप? तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे। तो क्या धोती कुर्ता पहनते वहाँ या शेरवानी पहनते? अब वहाँ गए तो पहन लिया, जैसा देश वैसा भेष। शर्ट वर्ट पहनते? अभी पहनते शर्ट वर्ट टाई लगा के? मैं जब बाहर जाता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सूट हैं। हाँ। लेकिन मैं इंडिया में नहीं पहनता। क्यों? नहीं, यहाँ जैसा देश वैसा भेष। कभी कभी विदेश जाता हूँ तो पहन लेता हूँ। बिहार में अगर आप चुनाव लड़े तो हम आपका टाई में, लेकिन तो वहाँ पब्लिक कहेगी फिर कहाँ बिहार में टाई पहना घुमा रहे हो। जब थोड़ा बुढ़ापा आएगा तो पहन लेंगे, लोग कहेंगे थोड़ा यंग लुक दे रहा है। जब मैडम के साथ इंटरव्यू आपका लेंगे तब टाई पहनवा देंगे। आप साथ में कहाँ लेते हैं? आप तो 1 to 1 ही लेते हैं। करेंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए नहीं, नियम तोड़े। उनको अलग से देखिए। हम तो जो साहित्य के लोग हैं, कवि लोग हैं, उनको अलग ही बुलाइए, क्योंकि मैं रहूंगा तो बहुत सी बात दबाव में वो नहीं कह पाएंगे। ठीक है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए?
विशेष राज ही है बिहार मोदी की नज़रों में। विशेष पैकेज मिला है और भी इस बार बिहार के लोग 40 सीट देंगे, बिहार की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। बिहार ने 39 सीट दी, बीजेपी ने क्या दिया? आखिरी सवाल। बीजेपी ने बिहार को क्या दिया? 17 इथेनॉल प्लांट दिया। लोकसभा की बात, मैं लोकसभा में, हाँ तो मोदी ने आप तो इथेनॉल की पॉलिसी बनाई, एमएलसी चुनकर आ पाए थे, वो तो एमएलसी वाला तो मैं मोदी के सिपाही के नाते दिया ना। वो आज किसानों का जो अनाज है, जो मक्का है, वो 2400 मिल रहा है, पैसा डबल हो गया, खुशहाल हो गया। 17 इथेनॉल प्लांट न लगते तो खुशहाल होता, मोदी की इथेनॉल पॉलिसी से लगा। एक फर्टिलाइजर का कंपनी दिया, पेट्रोलियम की कंपनी दी, बरौनी में काम किया, उसके कई फैक्ट्रियां लगी, बड़े बड़े पुल दिया, रोड दिया, क्या नहीं दिया। और बिहार को दिल दिया मोदी ने। चलिए, हमारी कोशिश थी कि आपके दिल में जितनी बातें वो निकाला जाए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। आखिरी फैसला हमेशा हम जनता पे छोड़ते हैं। कोई मैसेज सर आप जाते आते अपने लोगों को देना चाहते हो जो ये इंटरव्यू देख रहे थे? जो इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं तो उनको यही कह सकता हूं कि जब आप जो बातें मैंने कही हैं शुभांकर जी को, और जो बात रह गई हो, आप इनको कहिएगा, फिर सियासत से अलग भी उठकर बात करेंगे। जो बात रह जाए, अच्छी बात को सराहिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।